Assalamu alaikum. I am Adnan Shoaib, faculty member at ComSci Institute of Information Technology, and today is our lecture number 25 regarding the course Cost Accounting MGT 231. So today we are going to start our chapter number 12. In the last lecture what we have finished is our spoilage, rework and scrap. Also we have done with journal entries. कि हमने journal entries कैसे करनी है, उसमें हमने दो तीन conditions देखी थी कि how we are going to evaluate for the job to specific job, cost to specific job, cost to all jobs in case of rework, and abnormal, normal rework क्या होता है, abnormal rework क्या होता है, normal spoilage क्या होती है, abnormal spoilage क्या होती है. That we have seen all of these things. हमने हर चीज को इसमें identify किया था कि ये चीजें हमारे पास exist कर रही हैं. So now we are moving further आगे जा रहे हैं, एक नया टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ आ रहे हैं, that is towards the pricing decision and cost management. Pricing decision और cost management की तरफ जा रहे हैं कि हम कौन कौन सा आ रहा है. प्राइसिंग डिसीजंस भी हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट भी हैं, बोथ थिंग्स वी आर गोइंग टू सी. इसमें देखेंगे, इसमें हम लोग जो रीडिंग्स रख रहे हैं वो कॉस्ट चैप्टर नंबर 12 है, कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजरियल एम्फेसिस 14th एडिशन बाय हॉर्नग्रेन. 14th एडिशन को हम देखेंगे साथ मैं आपको यही बता दूं कि इसके अंदर क्रिमिनल केजियो को भी देखिए. चैप्टर नंबर 11 भी इसका आप देखिएगा और चैप्टर नंबर 7 भी देखिएगा. इसी के अंदर यू कैन सी इट विद द टेबल ऑफ कंटेंट्स. इन दोनों चैप्टर्स में आपको इसके बड़े अच्छे लिंक्स मिलेंगे, बड़ा अच्छा कैलकुलेशंस मिलेंगी, बहुत अच्छी प्राइसिंग डिसीजंस के बारे में मिलेंगी. चैप्टर नंबर 11 तो मैंने मेंशन किया है. I prefer to also see the chapter number 7 or the chapter with the और चैप्टर नंबर 7 या जो भी चैप्टर है प्राइसिंग के टाइटल के साथ, दैट यू कैन इजीली सी दैट. तो वहां पे आप जरा उसे देखिएगा, आप वो चैप्टर आपको इससे बहुत ही डिटेल्स देगा. यू हैव मच क्लियर आइडिया. इन दोनों बुक्स को लाजमी फॉलो कीजिएगा फॉर दिस चैप्टर, और इन बुक्स को इनको फॉलो करेंगे तो दैट यू हैव अ वेरी क्लियर आइडिया कि आप प्राइसिंग डिसीजंस और कॉस्ट मैनेजमेंट, हाउ यू कैन डू अ प्राइसिंग डिसीजन एंड हाउ यू कैन डू अ कॉस्ट मैनेजमेंट. तो ये दोनों चीजों को आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपने किस तरह से इन्हें परफॉर्म करना है. दैट इज प्राइसिंग डिसीजंस एंड कॉस्ट मैनेजमेंट. तो यहाँ पे एक्चुअली आज हमने देखना है कि हाउ वी आर गोइंग टू डू अ प्राइसिंग हमने कैसे करनी है, किस तरह से परफॉर्म करनी है और किन बेसिस पे हमने परफॉर्म करनी है. जब हमने प्राइसिंग की बात करने, याद रखिएगा प्राइसिंग में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं. योर प्रॉफिट इज ऑल्सो देयर, योर कॉस्ट इज ऑल्सो देयर, और कॉस्ट को मैनेज करना है. देखिए हर एक चाहता है कि मैं प्रॉफिट सबसे ज्यादा से ज्यादा कमाऊं, बट द प्राइसिंग शुड बी डन ताकि आपकी चीज बिके भी, क्योंकि आप प्रॉफिट ज्यादा कमाएंगे लेकिन आपकी चीज बिकेगी नहीं. ठीक है ना. एंड कॉस्ट मैनेजमेंट भी देयर है, कॉस्ट मैनेजमेंट भी इधर ही एग्जिस्ट करी. कॉस्ट मैनेजमेंट में क्या चीज आती है कि आपने साथ साथ कॉस्ट को भी मैनेज करना है. अगर मैं कहूं कि किसी मार्केट को फाइट करना या किसी मार्केट में पेनिट्रेट करने के लिए क्या चीज जरूरी है, तो ऑब्वियसली यू विल आंसर कि हाँ जी प्रॉफिट होना बहुत जरूरी. क्या चीज होना जरूरी है? प्रॉफिट होना बहुत जरूरी है. प्रॉफिट अगर होगा तो इजीली वी कैन डू विद द प्राइसिंग डिसीजंस. हम प्राइसिंग डिसीजंस आराम से इत्मीनान से वी कैन परफॉर्म इट. ठीक है ना. तो जब हम इजीली परफॉर्म कर सकते हैं दैट मींस प्राइसिंग डिसीजंस एंड कॉस्ट मैनेजमेंट एग्जिस्ट करती है. और प्राइसिंग डिसीजन और कॉस्ट मैनेजमेंट जिस तरह से भी एग्जिस्ट करी दैट वी कैन इजीली डू दैट. तो प्राइसिंग डिसीजन एंड कॉस्ट मैनेजमेंट जब हमारे पास इकट्ठी हो रही है दैट मींस कि वी आर सीइंग विद द प्राइसिंग डिसीजंस. हमने प्राइसिंग डिसीजंस को साथ साथ परफॉर्म करते जा रहे हैं. तो प्राइसिंग डिसीजंस याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ मार्केट पेनिट्रेशन. अब मैंने कहना है कि मैं मार्केट में पेनिट्रेट करना है. अब पेनिट्रेट करने के लिए मेरे लिए पास जरूरी यह है कि मैं उस पेनिट्रेशन ऐसे शो करूं कि मुझे पता लगे कि हाँ जी कि नाउ आई एम पेनिट्रेटिंग. अब पेनिट्रेटिंग के लिए मुझे सबसे पहले अपनी प्राइसिंग को लो करना पड़ेगा. लेकिन प्राइसिंग को किस लेवल तक लो कर सकता हूं? मैंने कॉस्ट को मैनेज करना होगा. कॉस्ट को मैं ऐसे मैनेज करूं जिसमें मैं प्राइसेस को कम से कम करके मार्केट को मैक्सिमम कैप्चर कर सकूं. सो दैट्स द प्राइसिंग डिसीजंस. जो हम यहाँ पे प्राइसिंग डिसीजंस हमें रिक्वायर होते हैं या प्राइसिंग डिसीजंस इंपॉर्टेंट होते हैं, जिन्हें प्राइसिंग डिसीजंस को हमें लाजमी देखना चाहिए या लाजमी परफॉर्म करना चाहिए. तो प्राइसिंग डिसीजंस एंड कॉस्ट मैनेजमेंट बोथ शुड बी रिक्वायर्ड ओवर हियर. यानी हमने दोनों को चीजों को सामने देख के आगे चलना है. तो प्राइसिंग डिसीजंस भी देयर हैं और कॉस्ट मैनेजमेंट भी इधर ही एग्जिस्ट कर रही है. तो प्राइसिंग डिसीजंस ऑल्सो एग्जिस्ट एंड ऑल्सो द कॉस्ट मैनेजमेंट ऑल्सो एग्जिस्ट. कॉस्ट मैनेजमेंट भी एग्जिस्ट कर रहे हैं. ठीक है ना. तो प्राइसिंग डिसीजन एंड कॉस्ट मैनेजमेंट बोथ आर इन दिस केस, यानी कि वो दोनों चीजों को हम साथ साथ देखेंगे और साथ साथ लेकर आगे चलेंगे. दैट वी आर गोइंग टू सी. सो मूविंग विद द फर्दर टॉपिक, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं. आफ्टर स्टडीइंग दिस चैप्टर यू शुड बी एबल टू कंप्यूट टारगेट कॉस्ट when the market determines the product price. यानी किस तरह टारगेट कॉस्ट निकालनी है अगर मार्केट डिटरमिन्स करे कि प्रोडक्ट प्राइस कितने की बिकनी है. याद रखिएगा प्रोडक्ट प्राइस की कई दफा मार्केट डिटरमिन करती है. ऑब्वियसली इन द इकोनॉमिक्स और जनरल इकोनॉमिक्स आपने पढ़ चुके होंगे कि मार्केट किस तरह की होती है. परफेक्ट कंपटीशन की तरह होती है, एक मोनोपोली होती है, एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होती है और एक ऑलिगोपोली होती है. तो जब हमने ये सारी चीजें देखी थी तो हमने कहा था कि कंप्यूट करना है कि टारगेट कॉस्ट कितनी है व्हेन मार्केट डिटरमिन्स प्रोडक्ट प्राइस. कि टारगेट प्रोडक्ट कॉस्ट हमने कितनी रखनी है अगर मार्केट डिसाइडर है कि
प्रोडक्ट कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, यानी कितनी हमारे पास प्रोडक्ट कॉस्ट एग्जिस्ट करनी चाहिए। कंप्यूट द टारगेट सेलिंग प्राइस यूजिंग कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, यानी टारगेट सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए, यानी हमने कितने की सेल करनी चाहिए चीज जिसमें हमारे पास एडिशनल प्रॉफिट, जिसमें हमारे पास टारगेट प्रॉफिट जनरेट हो रहा हो यूजिंग कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। ये क्या है, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, यानी कॉस्ट से ऊपर रखनी प्राइसिंग, जिसे हम कहते हैं दैट इज आवर रेवेन्यू। क्या कहते हैं उसे हम, जिसे हम कहते हैं रेवेन्यू। यूज टाइम एंड मटेरियल प्राइसिंग, क्या करना है हमने, यूज करना है टाइम एंड मटेरियल प्राइसिंग टू डिटरमिन कॉस्ट ऑफ सर्विस। अब यहां देखें, ये कॉस्ट प्लस प्राइसिंग किसके लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। टाइम एंड मटेरियल प्राइसिंग फॉर सर्विसेज, ये किसके लिए, टाइम एंड मटेरियल प्राइसिंग इज फॉर द सर्विसेज, यानी जो भी टाइम और मटेरियल हैं वो भी हमारे पास कॉस्ट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर के लिए, किसके लिए, सर्विसेज प्रोवाइडर के लिए। डिटरमिन अ टारगेट प्राइस, ट्रांसफर प्राइस क्या करना है, डिटरमिन ट्रांसफर प्राइस यूजिंग नेगोशिएटेड कॉस्ट बेस्ड एंड मार्केट बेस्ड अप्रोचेस, यानी कि ट्रांसफर प्राइसेस भी हमने डिटरमिन करनी है यूजिंग कॉस्ट बेस्ड या मार्केट बेस्ड अप्रोच। ये दो अप्रोचेस हैं दैट वी आर गोइंग टू सी के कॉस्ट बेस्ड अप्रोच क्या होती है, मार्केट बेस्ड अप्रोच क्या होती है, और नेगोशिएशंस इसमें कैसे की जाती है। एक्सप्लेन इशू इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसफरिंग गुड्स बिटवीन डिवीजन इन डिफरेंट गुड, यानी कि एक्सप्लेन इश्यूज इन्वॉल्व, यानी क्या करना है हमने, एक्सप्लेन इश्यूज इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसफरिंग गुड्स, यानी एक्सप्लेन करना है हमने इश्यूज इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसफरिंग गुड्स बिटवीन डिवीजंस, किसके बीच में हो रही है, बिटवीन डिवीजंस इन डिफरेंट कंट्रीज की, जो भी डिवीजंस हो रही है इनकी डिफरेंट कंट्रीज की, उनके बीच में देखना है क्या ट्रांसफरिंग गुड्स के इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं और किस तरह से हम उन इश्यूज को एड्रेस कर सकते हैं। दैट वी आर गोइंग टू सी कि हमने उन इश्यूज को कैसे और किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, किस तरह से हमने उन्हें परफॉर्म करना है, किस तरह से हमने उन्हें आइडेंटिफाई करके फर्दर आगे लेके चलना है। सो दीज आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स वी आर गोइंग टू डू इट। कुछ आज करेंगे हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, कुछ हम लोग इसी चैप्टर को फर्दर कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो दैट मींस दिस चैप्टर इज elaborated among the two lectures, that is this one and also the next one. So starting with the topic, pricing and business. How companies प्राइस अ प्रोडक्ट और सर्विस अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन द डिमांड एंड सप्लाई फॉर इट, यानी कि कंपनीज की क्या है, प्राइस कंपनीज प्राइस अ गुड्स और सर्विसेज अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ इट, यानी कि आपकी कंपनी की प्राइस किस पे अल्टीमेटली डिपेंड कर रही होती है कि डिमांड एंड सप्लाई कितनी है। बिकॉज हर चीज की प्राइस कौन सेट कर रहा होता है कि डिमांड और सप्लाई। मैं बहुत महंगी चीज बनाऊंगा तो मैं अगर डिमांड नहीं है मार्केट में तो मैं उससे जाए कि मेरे को पास सिर्फ कॉस्ट आई है, बिकॉज नोबडी इज गोइंग टू परचेज इट। सो दैट मीन्स कि डिमांड एंड सप्लाई एक चीज की प्राइस को सेट करेंगे। 3 इन्फ्लुएंसेस ऑन डिमांड एंड सप्लाई, कौन कौन सी चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं, दैट इज कस्टमर, कॉम्पिटिटर्स एंड कॉस्ट। कस्टमर मीन्स कौन लोग खरीदना चाह रहे हैं, बायर्स कौन कौन है आपकी। कंपटीशन, कंपटीशन कितना इंटेंस है, कंपटीशन की ताकत कितनी है कि आपको उसमें पेनिट्रेट करने देंगे। और हाउ मच कॉस्टली और कॉस्ट एफिशिएंट यू आर, कितने कॉस्ट एफिशिएंट आप हैं और कितने कॉस्ट एफिशिएंट आप हो सकते हैं। दैट मींस वी आर गोइंग टू सी कि हम लोग किस तरह से इसकी कॉस्ट एफिशिएंसीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या किस तरह से हम कॉस्ट एफिशिएंसीज को आगे ले जा सकते हैं। तो ये 3 चीजें हैं जो हमने देखनी है जब भी हम सप्लाई एंड डिमांड की बात करते हैं। जब इस तरह का जब सप्लाई एंड डिमांड का ग्राफ बनता है तो याद रखिएगा यहाँ पे जो ये पॉइंट होता है दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहाँ जी इतनी डिमांड है और इतनी प्राइस है विद रिस्पेक्ट टू सप्लाई, विद रिस्पेक्ट टू सप्लाई। तो कस्टमर, कॉम्पिटिटर्स एंड कॉस्ट। अब कॉम्पिटिटर्स क्या है कि उस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटर होंगे जहां पे इजी टू एंटर, क्या है, इजी टू एंटर इनटू द इंडस्ट्री आसान है, यानी कि बैरियर्स टू एंट्री कम है। और उस इंडस्ट्री में बहुत कम कॉम्पिटिटर्स होंगे जहां पे बैरियर्स टू एंट्री बहुत हाई है, जहां पे आपको बहुत हाई फाई इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड हो फॉर एंटरिंग इनटू द मार्केट। और जहां पे लो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर एंटरिंग इनटू द मार्केट वहां पे हमेशा कंपटीशन आपको ज्यादा फेस करना पड़ेगा, ज्यादा कंपटीशन आपको नजर आएगा और ज्यादा कंपटीशन में आपने रहना होगा, यानी ज्यादा कंपटीशन यू हैव टू फेस इट, यानी ज्यादा कंपटीशन यू हैव टू फेस इट, यानी आपने फेस करके उसे सामने लेकर आना होगा। इन्फ्लुएंस ऑन डिमांड एंड सप्लाई, किस किस तरह से इन्फ्लुएंस हो सकती है डिमांड एंड सप्लाई। कस्टमर इन्फ्लुएंस प्राइस थ्रू देयर इफेक्ट ऑन डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विसेज, यानी क्या करते हैं, प्राइस थ्रू देयर इफेक्ट ऑन डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस बेस्ड ऑन फैक्टर सच एज क्वालिटी एंड प्रोडक्ट फीचर, यानी कि सारा का सारा इन्फ्लुएंस किस प्राइस पे किसका आता है, कस्टमर का आता है, फैक्टर सच एज क्वालिटी एंड प्रोडक्ट फीचर, क्वालिटी एंड प्रोडक्ट फीचर्स को सामने रखते हुए, बेस्ड ऑन फैक्टर सच एज क्वालिटी एंड प्रोडक्ट फीचर्स, किसकी बेस पे, क्वालिटी एंड प्रोडक्ट फीचर्स की। कॉम्पिटिटर्स कितने आ रहे हैं जी, इन्फ्लुएंस प्राइस थ्रू देयर
प्राइसिंग स्कीम, यानी किसके थ्रू करते हैं, प्राइसिंग स्कीम को। अगर एक का फर्म ने अपनी प्राइस को नीचे कर दी है तो डेफिनेटली दूसरी फर्म को मजबूरन प्राइस को क्या करना पड़ेगा, नीचे या नीचे की तरफ धकेलना पड़ेगा, यानी नीचे की तरफ उसे धक्का देना पड़ेगा ताकि वो अपने आप को मार्केट में कॉम्पिटिटिव रख सके, अदरवाइज वो मार्केट से बिल्कुल ही आउट हो जाएगी। इन्फ्लुएंस प्राइस थ्रू देयर प्राइसिंग स्कीम, प्रोडक्ट फीचर एंड प्रोडक्शन वॉल्यूम, यानी प्राइसिंग स्कीम से देखेंगे, प्रोडक्ट फीचर से देखेंगे एंड प्रोडक्शन वॉल्यूम से देखेंगे। प्राइसिंग स्कीम, प्रोडक्ट फीचर एंड प्रोडक्शन वॉल्यूम। प्राइसिंग फीचर, प्रोडक्ट स्कीम, प्राइसिंग स्कीम, प्रोडक्ट फीचर्स एंड प्रोडक्शन वॉल्यूम, यानी प्राइसिंग स्कीम, प्रोडक्ट फीचर एंड प्रोडक्शन वॉल्यूम। कॉस्ट इन्फ्लुएंस, यानी कॉस्ट का क्या इन्फ्लुएंस है, इन्फ्लुएंस प्राइस बिकॉज दे अफेक्ट द सप्लाई, द लोअर द कॉस्ट द ग्रेटर द क्वांटिटी ऑफ फर्म्स इज विलिंग टू सप्लाई। जितनी लोअर कॉस्ट होगी उतनी ज्यादा फर्म क्या करेगी, विलिंग होगी सप्लाई करने के लिए, यानी ये उसके लिए सप्लाई के लिए जरूरी है। कस्टमर इन्फ्लुएंस प्राइस थ्रू देयर इफेक्ट ऑफ डिमांड, यानी कि डिमांड को साथ साथ देखते हैं, बेस्ड ऑन फैक्टर सच एज क्वालिटी एंड प्रोडक्ट फीचर्स। किस किस को देखते हैं, क्वालिटी एंड प्रोडक्ट फीचर्स को। कॉम्पिटिटर्स क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं प्राइस को एंड देयर प्राइसिंग स्कीम एंड प्रोडक्ट फीचर एंड प्रोडक्शन वॉल्यूम को। एंड कॉस्ट क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है प्राइस, यानी कि लो कॉस्ट होगी तो जारी बात है क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ जो है फर्म्स जो है विलिंग टू सप्लाई ज्यादा होगी। टाइम हॉरिजन एंड प्राइसिंग, किसकी बात करें हम, टाइम हॉरिजन क्या है और प्राइसिंग क्या है। शॉर्ट टर्म प्राइसिंग डिसीजंस हैव अ टाइम हॉरिजन लेस देन 1 ईयर, यानी शॉर्ट टर्म प्राइसिंग decisions have a time horizon of less than 1 year and include decisions such as pricing a one-time only special order with no long-term implication or adjusting a product mix or and output volume in a competitive market। यानी अब ये दो तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म प्राइसिंग डिसीजंस जो होते हैं वो नॉट ओनली टाइम हॉरिजन लेस देन 1 ईयर होता है एंड इंक्लूड डिसीजन सच एज, और उसमें वो कुछ डिसीजन इंक्लूड करते हैं सच एज प्राइसिंग अ वन टाइम ओनली स्पेशल ऑर्डर्स, यानी प्राइसिंग किसकी करें, वन टाइम स्पेशल ऑर्डर्स की, विद नो लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन, यानी किसकी, विद नो लॉन्ग टर्म implications, adjusting product mix and output volume in a competitive market, यानी adjusting product mix and output volume, यानी product mix and output volume in a competitive market, किसमें, competitive market में। pricing a one time only special orders with no long run implications, कि कोई long run implications नहीं होती। adjusting product mix and output volume in a कॉम्पिटेटिव मार्केट, यानी वन टाइम ओनली कोई ऑर्डर है उसकी आप प्राइसिंग कर रहे हैं और एडजस्ट करें प्रोडक्ट मिक्स एंड वॉल्यूम इन अ कॉम्पिटेटिव मार्केट, वो भी हमेशा शॉर्ट रन पे होता है। लॉन्ग रन प्राइसिंग डिसीजंस हैव टाइम पीरियड मोर देन 1 ईयर एंड इंक्लूडिंग डिसीजंस सच एज प्राइसिंग अ प्रोडक्ट इन अ मेजर मार्केट वेयर देयर इज सम लीवे इन सेटिंग प्राइस, यानी कि देयर इज सम लीवे इन सेटिंग द प्राइस, वहां पे आप प्राइस को सेट कर रहे हैं इन मेजर मार्केट वेयर देयर इज सम लीवे इन सेटिंग प्राइस, वहां पे कुछ लीवे है इन सेटिंग द प्राइस, यानी प्राइस सेट करने की कुछ लीवे एग्जिस्ट कर रही है, यानी कुछ लीवे वहां पे एग्जिस्ट कर रही है इन सेटिंग द प्राइस, यानी प्राइस सेट करने में कुछ लीवे एग्जिस्ट कर रही है। डिफरेंसेस अफेक्टिंग प्राइसिंग, प्राइसिंग को कुछ डिफरेंसेस अफेक्ट करते हैं, लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट रन, लॉन्ग रन वर्सेस शॉर्ट रन है, कुछ प्राइसेस को वो अफेक्ट कर रहे होते हैं, यानी इन बेसिस पे वो आगे चल रही होती है, ठीक है। कॉस्ट दैट आर ऑफन इररेलेवेंट फॉर द शॉर्ट रन पॉलिसी decisions such as fixed costs that cannot be changed are generally relevant in the long run because costs are altered in the long run. Costs are that are often irrelevant for short run policy decisions such as fixed costs that cannot be changed, यानी कि शॉर्ट रन से irrelevant होती है फिक्स कॉस्ट जो चेंज नहीं हो सकती, आर जनरली becomes relevant in the long run because costs are altered in the long run, यानी कि वो कॉस्ट अल्टर हो जाती हैं in the long run, यानी उसे हम लॉन्ग रन में अल्टर कर लेते हैं। प्रॉफिट मार्जिन्स इन द लॉन्ग रन प्राइसिंग डिसीजंस आर ऑफन सेट टू अर्न रीजनेबल रिटर्न, यानी प्रॉफिट मार्जिन्स इन द लॉन्ग रन प्राइसिंग, प्रॉफिट मार्जिन्स इन द लॉन्ग रन प्राइसिंग डिसीजंस आर ऑफन सेट टू अर्न रीजनेबल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी प्रॉफिट मार्जिन जो होंगी जो लॉन्ग रन प्राइसिंग में सेट होंगे वो हमेशा किसकी तरफ ज्यादा होंगे, टू अर्न रीजनेबल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। प्राइसेस आर डिक्रीज्ड व्हेन डिमांड इज वीक, यानी प्राइसेस क्या करते हैं हम डिक्रीज कर देते हैं जब डिमांड वीक होती है, और इंक्रीज व्हेन द डिमांड इज स्ट्रांग, और इंक्रीज कर देते हैं जब डिमांड हमारे पास क्या होती है, स्ट्रांग होती है, यानी प्राइसेस आर वीक व्हेन द when the demand is weak and the prices decrease की जाती है डिमांड जब वीक हो, और increase when demand is strong, कि जब डिमांड हमारे पास स्ट्रांग होती है।
नाउ अल्टरनेटिव लॉन्ग रन प्राइसिंग अप्रोचेस, अल्टरनेटिव लॉन्ग रन प्राइसिंग अप्रोचेस ने दो अप्रोचेस की बात की थी मैंने लर्निंग ऑब्जेक्टिव में। एक क्या थी, मार्केट बेस्ड प्राइस चेंज चार्ज इज बेस्ड ऑन व्हाट कस्टमर वांट एंड हाउ कस्टमर रिएक्ट। यानी मार्केट बेस्ड क्या होती है, प्राइस चार्ज इज बेस्ड ऑन व्हाट कस्टमर्स वांट एंड हाउ कस्टमर रिएक्ट्स, क्या कस्टमर चाहता है और हाउ कस्टमर कॉम्पिटिटर्स रिएक्ट, और कस्टमर कैसे कॉम्पिटिटर कैसे रिएक्ट करता है। दैट इज मार्केट बेस्ड अप्रोच, कि वो प्राइस चार्ज करो जिसको कस्टमर चाहता है और उस प्राइस पे कॉम्पिटिटर कैसे रिएक्ट करता है। दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग कि कॉम्पिटिटर्स की रिएक्शन भी आपने इसमें आइडेंटिफाई करना है कि हाउ कॉम्पिटिटर्स रिएक्ट, कि कॉम्पिटिटर किस तरह से और कैसे रिएक्ट करेगा। कॉस्ट बेस्ड क्या होती है जी, प्राइस चार्ज इज बेस्ड ऑन व्हाट इट कॉस्ट टू प्रोड्यूस coupled with ability to recoup the cost and still achieve a required rate of return। यानी कि based on cost what you have put in coupled with the ability to complete the recoup the cost, यानी कि वो cost को वापस भी करना है and also to achieve the return on investment, यानी cost के above जो आपके पास है वो भी आपने earn करना है और cost को भी मुकम्मल तरीके से आपने achieve करना है। That is known as cost based approach। Market based में क्या है, आपने कस्टमर को देखना है, कॉम्पिटिटर्स को देखना है। कॉस्ट बेस में आपने सिर्फ कॉस्ट को देखना है और देखना है कि आप इसके ऊपर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अर्न भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आर यू अर्निंग दैट और नॉट, क्या आप इसे अर्न कर रहे हैं या क्या आप इसे अर्न नहीं कर रहे। तो दैट मींस इट वुड बी कपल्ड विद एबिलिटी टू रिकूप द कॉस्ट एंड स्टिल अचीव अ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि एबिलिटी टू रिकूप द कॉस्ट एंड स्टिल अचीव अ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, यानी उससे स्टिल अचीव कर सकते हैं हम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ABC मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इलस्ट्रेशन। अब देखें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इलस्ट्रेशन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की इलस्ट्रेशन है। द टोटल मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितनी आ रही है, दैट इज दिस मच। डायरेक्ट लेबर कितनी आ रही है, दैट इज दिस मच। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितनी है, 11.4 मिलियन यहां पे आ रही है। और यहां पे हमने क्या किया कि कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग कितनी है, टोटल 150 यूनिट्स जो है ओवरऑल मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। तो दैट मींस वी आर सेंडिंग ओवरऑल 460, 64, 76, तो टोटल हमारे पास पर यूनिट कितनी आ रही है, दैट इज 600। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ऑर्डरिंग एंड रिसीविंग कॉस्ट कितनी है, इतनी आ रही है। टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन कॉस्ट इतनी आ रही है। यहाँ देखिए ये अब पर आर दिया हुआ है हमें, पर ऑर्डर पर आर दिया हुआ है। यहाँ पे हमने भी पर आर लिखा हुआ था, पर किट है, और यहाँ पे भी पर आर दिया हुआ है, यानी वी हैव गिवन विद ईच एंड एवरीथिंग। एंड रीवर्क कॉस्ट कितनी है, अब यहाँ पे रीवर्क कॉस्ट ऑटोमेटिकली एडेड है, ठीक है। तो 1.2 मिलियन, तो 12 मिलियन इज देयर। और टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आ रही है, 102 मिलियन। कितनी आ रही है, 102 मिलियन। तो टोटल हमारे पास जो कॉस्ट आ रही है दैट इज $680 पर यूनिट आ रही है। कितनी आ रही है, $680 पर यूनिट, यानी पर यूनिट हमारी इतनी कॉस्ट एग्जिस्ट कर रही है, यानी इतनी कॉस्ट हमारे सामने नजर आ रही है। प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी यूजिंग एबीसी कॉस्टिंग, यानी प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी कैसे निकाल रहे हैं वो देखिएगा। अब हमारे पास रेवेन्यू आया है 150 मिलियन, जिसमें से कॉस्ट के कितनी है, क्या नाम है, ये आपके चैप्टर में आप यू कैन सी दैट 12.1 एग्जिबिट टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 102 है। R&D कॉस्ट, डिजाइन कॉस्ट, मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर सर्विसेज, सारा कुछ निकाला तो ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाला तो हमारे पास बचा क्या, फुल ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इतनी है। एंड ऑपरेटिंग इनकम इज 15 मिलियन। जो हमारे पास टोटल आ रही है कि हमारे पास कितनी ऑपरेटिंग इनकम आ रही है, दैट इज 100 पर ऑपरेटिंग इनकम ऑन पर यूनिट, यानी पर यूनिट हम 100 ऑपरेटिंग इनकम कमा रहे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बिकॉज देयर इज नो बिगिनिंग एंड एंडिंग इन्वेंटरी, कि जितनी भी हमारे पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वही क्या कहला जाएगी, आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बिकॉज देयर एग्जिस्ट नो बिगिनिंग एंड नो एंडिंग इन्वेंट्री, ना कोई बिगिनिंग इन्वेंट्री है ना ही कोई एंडिंग इन्वेंट्री एग्जिस्ट कर रही है। नंबर फॉर ऑपरेटिंग कॉस्ट लाइन आइटम आर अज्यूम्ड विदाउट सपोर्टिंग कैलकुलेशन, यानी कि नंबर्स फॉर ऑपरेटिंग लाइन आइटम्स आर अज्यूम्ड विदाउट सपोर्टिंग कैलकुलेशन, यानी विदाउट सपोर्ट ऑफ कैलकुलेशन यू कैन इजीली सी देम। मार्केट्स एंड प्राइसिंग, के मार्केट्स कैसे डील करते हैं और मार्केट्स में प्राइसिंग कैसे डील करती है, दैट वी आर गोइंग टू सी, के हाउ वी आर गोइंग टू किस तरह से हमने मार्केट्स और प्राइसिंग को मैनेज करना है। कॉम्पिटिटिव मार्केट्स यूज मार्केट बेस्ड अप्रोच, यानी नॉर्मली कॉम्पिटिटिव मार्केट्स क्या यूज करती है, मार्केट बेस्ड अप्रोच। लेस कॉम्पिटिटिव मार्केट कैन ईदर यूज मार्केट बेस्ड अप्रोच और कॉस्ट बेस्ड अप्रोच, और नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट्स यूज कॉस्ट बेस्ड अप्रोच। मींस 3 लेवल है, यहां पे मैं कहूं कॉम्पिटिटिव बेस्ड अप्रोच, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव। यहां पे क्या है, लेस कॉम्पिटिटिव, यहां पे कहूंगा कॉम्पिटिटिव मार्केट बेस्ड, एंड यहां पे क्या आएगा जी, कॉस्ट बेस्ड। यहां पे ईदर ऑफ देम
यहाँ क्या होगा, ईदर ऑफ देम, कि मार्केट बेस्ड भी हो सकता है, कॉस्ट बेस्ड भी हो सकता है, दोनों केस में हो सकता है, मतलब कॉम्पिटेटिव, लेस कॉम्पिटेटिव, नॉन कॉम्पिटेटिव, कॉम्पिटेटिव, लेस कॉम्पिटेटिव एंड नॉन कॉम्पिटेटिव, दीज ऑल थिंग्स एग्जिस्ट, ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है ना। मार्केट्स में ईदर कॉस्ट मार्केट और ईदर एनीथिंग, ठीक है ना। तो यहां पे जब भी कंपटीशन की बात करते हैं, लेस कंपटीशन की या नॉन कॉम्पिटेटिव की बात करते हैं, तो दैट वी आर गोइंग टू सी कि किस किस तरह से ये चीजें एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो दैट मींस कॉम्पिटेटिव ज्यादा किस तरफ जाते हैं, टुवर्ड्स मार्केट बेस्ड, non-competitive towards cost-based and less competitive towards either competitive or either non-competitive। किस तरफ जा सकती हैं, इधर competitive और non-competitive किसी तरफ भी वो exist कर सकती हैं, किसी तरफ भी वो exist होके जा सकती हैं। मार्केट बेस्ड अप्रोच है। अब मार्केट बेस्ड अप्रोच क्या है, स्टार्ट विद द टारगेट प्राइस। किससे होता है मार्केट बेस्ड, किससे स्टार्ट होती है, टारगेट प्राइस से स्टार्ट होती है। नाउ दैट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट, टारगेट प्राइस, दैट्स समथिंग न्यू कॉन्सेप्ट। अब टारगेट प्राइस से वो स्टार्ट होती है और टारगेट प्राइस से फर्दर आगे लेके चलती है। टारगेट प्राइस, अब टारगेट प्राइस से जब स्टार्ट हो रही है तो टारगेट प्राइस इज द एस्टिमेटेड प्राइस फॉर प्रोडक्ट और सर्विस दैट पोटेंशियल कस्टमर विल पे, यानी कि जो पोटेंशियल कस्टमर विल है और विलिंग टू पे है, यानी वो एस्टिमेटेड प्राइस जो कस्टमर इजीली विलिंग टू पे है, यानी कि उसे हम इजीली पे आउट कर सकते हैं, यानी वो पे आउट करने में इजीनेस महसूस कर रहा है, यानी इजीली वो पे आउट कर सकता है। दैट मीन्स विलिंग टू पे, you can easily say that it's a willing to pay। तो जब willing to pay है तो that means target price and willing to pay। estimated on customer perceived value, किस पे estimate कर रहा होता है, customer की perceived value पे, for a product or service, किसके लिए, for a product, and how competitors will price competing product or services, यानी estimated on customer perceived value, किस पे बेस करता है, customer perceived value for product or services, कि customer की perceived value कितनी है और उस प्रोडक्ट को कितनी वैल्यू दे रहे हैं, एंड हाउ कॉम्पिटिटर्स विल प्राइस कंपीटिंग प्रोडक्ट और सर्विस, और किस तरह से कॉम्पिटिटर्स अपनी प्राइस को कंपीट करेंगे इन प्रोडक्ट और सर्विसेज, यानी प्रोडक्ट और सर्विसेज में वो कैसे कंपीट करके सामने लेकर आएंगे। दैट हाउ कंपीटिटर्स विल प्राइस कंपीटिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, यानी प्रोडक्ट और सर्विसेज को वो कैसे कंपीट करेंगे इन द प्राइसेस, यानी प्राइसेस को कैसे कंपीट करके वो सामने लेकर आएंगे। तो दैट मींस कि हमने एस्टिमेट करनी है कस्टमर परसीव्ड वैल्यू फॉर द प्रोडक्ट और सर्विसेज एंड हाउ कॉम्पिटिटर्स विल प्राइस कंपीटिंग द प्रोडक्ट और सर्विसेज, यानी कस्टमर की वैल्यू तो कहां है और हाउ कॉम्पिटिटर्स प्राइस किस तरह करेंगे, क्या कॉम्पिटिटर उससे नीचे प्राइस करेंगे तो कस्टमर की परसीव्ड वैल्यू हमारी तरफ से कम और कॉम्पिटिटर्स की तरफ ज्यादा चली जाएगी। तो दैट मींस हाउ इट वुड बी परफॉर्मिंग, यानी दो चीजें हमने, कस्टमर और कॉम्पिटिटर्स, इन दो चीजों का हमने ख्याल रखना है कि हाउ दे आर मैनेजिंग। अंडरस्टैंडिंग द मार्केट एनवायरनमेंट, मार्केट एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करें। अंडरस्टैंडिंग कस्टमर एंड कॉम्पिटिटर इज इंपॉर्टेंट, यानी अंडरस्टैंड क्या करना है, कस्टमर एंड कॉम्पिटिटर। यही बात हो रही थी ना कि इन दोनों को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। ये दोनों अंडरस्टैंड होंगे बिकॉज competition from lower cost producer has meant that price cannot be increased, यानी कंपटीशन फ्रॉम लोअर कॉस्ट प्रोडक्शन, यानी कंपटीशन फ्रॉम लोअर कॉस्ट, वो कॉम्पिटिटर्स जो आपके पास लोअर कॉस्ट प्रोड्यूसर हैं उनसे हमेशा आप प्राइस उनसे ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते। हैज मेंट दैट प्राइस कैन नॉट बी इंक्रीज, वो कहेंगे प्राइस आप इंक्रीज नहीं कर सकते बिकॉज वी हैव सेटल्ड द थ्रेशोल्ड, हमने थ्रेशोल्ड सेटल कर ली। तो वो कॉम्पिटिटर जो लो कॉस्ट प्रोड्यूसर हो, क्या हो वो लो कॉस्ट प्रोड्यूसर हो, याद रखिएगा दैट प्राइस कैन नॉट बी इंक्रीज, यानी उन प्राइस को हम इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर पाएंगे। प्रोडक्ट्स आर ऑन द मार्केट फॉर शॉर्टर पीरियड, यानी कि प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, आर ऑन द मार्केट फॉर शॉर्टर पीरियड के होते हैं ऑफ टाइम, यानी कि प्रोडक्ट्स आर ऑन द मार्केट फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, लीविंग लेस टाइम एंड अपॉर्चुनिटी टू रिकवर फ्रॉम अ प्राइसिंग मिस्टेक, यानी कि याद रखिएगा कि प्रोडक्ट्स ऑन द मार्केट फॉर शॉर्टर पीरियड, यानी कि जो प्रोडक्ट्स ऑन द मार्केट होते हैं वो शॉर्टर पीरियड पे होते हैं और वो बहुत कम टाइम देते हैं कि आप अपनी प्राइसिंग मिस्टेक को एडजस्ट करें, ठीक है ना। तो इसके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आपको पता है कि अभी मार्केट बेस्ड अप्रोच है तो आपको वो बहुत शॉर्टर टाइम के लिए, तो आपको बड़े ध्यान से इसकी प्राइसिंग करनी पड़ती है व्हेन वी टॉक अबाउट अप प्राइसिंग बिकॉज इट गिव्स अ लेस अपॉर्चुनिटी टू रिकवर फ्रॉम द प्राइसिंग मिस्टेक। कस्टमर हैव बिकम मोर नॉलेजेबल एंड डिमांड क्वालिटी प्रोडक्ट एट अ रीजनेबल प्राइस। वो क्या करता है, डिमांड करता है क्वालिटी प्रोडक्ट, डिमांड करता है एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। किस पे करता है, वो कहता है जी बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे हमें क्वालिटी प्रोडक्ट रिक्वायर करता है। दैट मीन्स प्रोडक्ट आर ऑन द मार्केट फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, लीविंग लेस, यानी शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है बट लीविंग लेस टाइम टू कॉप अप विद द अपॉर्चुनिटी ऑफ, क्या नाम है, लेस टाइम फॉर एंड अपॉर्चुनिटी टू लोअर द प्राइसिंग मिस्टेक, यानी कि प्राइसिंग मिस्टेक से रिकवर
कर सके, उसकी हमें अपॉर्चुनिटी कम देता है व्हेन वी टॉक अबाउट अ मार्केट एनवायरनमेंट। मार्केट एनवायरनमेंट के अंदर ये चीज बहुत कम होती है कि अगर आपने फॉरेन प्राइसिंग एडजस्ट नहीं की, यू वुड बी द आउट ऑफ द मार्केट, आप बिल्कुल मार्केट से क्या होंगे, आउट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। 5 स्टेप्स इन डेवलपिंग टारगेट प्राइसिंग एंड टारगेट कॉस्ट। 5 स्टेप्स होते हैं जिनमें डेवलप किया जाता है टारगेट प्राइसेस एंड टारगेट कॉस्ट के। 5 स्टेप्स है। डेवलप अ प्रोडक्ट दैट सेटिस्फाई द नीड ऑफ पोटेंशियल कस्टमर, यानी डेवलप अ प्रोडक्ट दैट सेटिस्फाई द नीड ऑफ पोटेंशियल कस्टमर, कि ऐसा प्रोडक्ट डेवलप करें जो पोटेंशियल कस्टमर की नीड को पूरा करे, यानी डेवलप करें प्रोडक्ट दैट सेटिस्फाई द नीड ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स, यानी पोटेंशियल कस्टमर्स की नीड को पूरा करे। चूज अ टारगेट प्राइस, दूसरा काम क्या होता है, चूज अ टारगेट प्राइस। डिराइव द टारगेट कॉस्ट पर यूनिट, साथ ही क्या करना है हमने, टारगेट कॉस्ट पर यूनिट भी आइडेंटिफाई करनी है, कितनी हमारे पास टारगेट कॉस्ट पर यूनिट एग्जिस्ट कर रही है और कितनी टारगेट कॉस्ट पर यूनिट होनी चाहिए या कितनी पे एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो अगेन पहले के जो पोटेंशियल कस्टमर यूज करना चाहते हैं वो चीज लाओ, डेवलप करो प्रोडक्ट। सेकंड, चूज द टारगेट प्राइस। नेक्स्ट क्या है, चूज द टारगेट प्राइस। डिवाइड अ टारगेट कॉस्ट पर यूनिट, क्या करना है, डिराइव करना है टारगेट कॉस्ट पर यूनिट की, कितनी पर यूनिट टारगेट कॉस्ट है। टारगेट प्राइस पर यूनिट माइनस टारगेट ऑपरेटिंग इनकम, यानी डिराइव करना है टारगेट कॉस्ट, टारगेट प्राइस माइनस टारगेट ऑपरेटिंग इनकम, तो पर यूनिट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टारगेट कॉस्ट। क्या चीज आ जाएगी, वो हमारे पास टारगेट कॉस्ट हमारे सामने एग्जिस्ट कर जाएगी कि ये हमारे पास टारगेट कॉस्ट है। तो दैट मींस टारगेट कॉस्ट पर यूनिट माइनस टारगेट ऑपरेटिंग इनकम पर यूनिट। तो जो भी डिफरेंस होगा जाहिर बात है वो बीच का क्या होगा, दैट इज टारगेट कॉस्ट पर यूनिट। तो ये हमने इस तरह हमने निकालना है। परफॉर्म कॉस्ट एनालिसिस। कॉस्ट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यू हैव टू परफॉर्म की कॉस्ट एनालिसिस, हमने किस तरह से और कैसे परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले वी हैव टू परफॉर्म द कॉस्ट एनालिसिस। परफॉर्म वैल्यू एनर्जी टू अचीव टारगेट कॉस्ट, यानी कि हमने क्या करना है, परफॉर्म वैल्यू इंजीनियरिंग टू अचीव टारगेट कॉस्ट, यानी ऐसा हो कि जिसमें हम मैक्सिमम वैल्यू दें विद मिनिमम कॉस्ट। सो दैट इज व्हाट वी नोन एज वैल्यू इंजीनियरिंग। तो दैट मींस परफॉर्म वैल्यू इंजीनियरिंग टू अचीव टारगेट कॉस्ट, कि जो भी वैल्यू इंजीनियरिंग परफॉर्म कर रहे हैं उसमें अचीव करनी है हमने क्या चीज, टारगेट कॉस्ट को अचीव करना है। दैट मींस परफॉर्मिंग वैल्यू इंजीनियरिंग टू अचीव टारगेट कॉस्ट, कि हमने क्या करना है, टारगेट कॉस्ट को हमने अचीव करना है। Now वैल्यू इंजीनियरिंग की तरफ आ रहे हैं। वैल्यू इंजीनियरिंग इज द सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ वैल्यू चेन, यानी कि सारी की सारी सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन ऑफ ऑल वैल्यू चेन, यानी कि हाउ वी आर गोइंग टू वैल्यू एड। तो वैल्यू एडेड में पहली चीज क्या थी, टू इंप्रूव द वैल्यू चेन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिड्यूसिंग। ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, रिड्यूसिंग द कॉस्ट वाइल इंप्रूविंग द क्वालिटी एंड सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड, यानी कि हमने इंप्रूव करनी क्वालिटी एंड ऑल्सो सेटिस्फाइंग द कस्टमर नीड। हमने साथ ही किसको सेटिस्फाई करना है, कस्टमर नीड को भी सेटिस्फाई करना है कि हाउ द कस्टमर नीड कैन बी सेटिस्फाइड। सो वैल्यू इंजीनियरिंग इज अ सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ वैल्यू चेन, यानी वैल्यू इंजीनियरिंग क्या है, सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ वैल्यू चेन, कि सारे एस्पेक्ट ऑफ वैल्यू चेन है विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिड्यूसिंग कॉस्ट। किस चीज पे, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिड्यूसिंग कॉस्ट while improving quality and satisfying customer need, यानी साथ ही improving quality and satisfying customer need, कि जितनी भी क्वालिटी है उसी के साथ ही हमने satisfying the customer need. Managers must distinguish between value added activities. Managers must distinguish between value added activities and non value added activities, यानी वैल्यू इंजीनियरिंग तो हम लोग कर रहे हैं, सिस्टमैटिक वैल्यू चेन को हम एवेल्युएट कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, कॉस्ट रिड्यूस करनी चाहिए और क्वालिटी और सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड है। मैनेजर को ये भी साथ डिस्टिंग्विश करना है कि वैल्यू एडेड एक्टिविटीज कौन सी है, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज कौन सी हैं, और एट द एंड करना ही चाहिए कि जो वैल्यू एडेड एक्टिविटीज है ज्यादा एम्फेसिस उनकी तरफ दे और नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज पे इतना एम्फेसिस ना दे। द थिंग दैट आर नॉट एडिंग द वैल्यू, जो चीज वैल्यू एड नहीं कर रही, तो उसे हम कहते हैं नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। क्या कहते हैं उसे हम, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। वैल्यू इंजीनियरिंग टर्मिनोलॉजी है। वैल्यू एडेड कॉस्ट है अ कॉस्ट दैट इफ एलिमिनेटेड वुड रिड्यूस द एक्चुअल और परसीव्ड वैल्यू utility usefulness customer obtained from using the product and services. Value added cost, a cost if eliminated, ये वो cost है कि if eliminated would reduce the actual or perceived value of a utility, यानी कि उसकी overall product की value को गिरा दे।
दैट कस्टमर ऑब्टेन फ्रॉम यूजिंग प्रोडक्ट, जो कस्टमर ऑब्टेन करते हैं बाय यूजिंग द प्रोडक्ट, यानी कि अगर कॉस्ट ऐसी कॉस्ट जिसे हम एलिमिनेट कर दें तो वो कोई परसीव्ड वैल्यू ऑफ यूटिलिटी जो है वो गिरा दे, जिसकी वजह से ओवरऑल कस्टमर उस प्रोडक्ट को यूज करना या जिस वजह से कस्टमर उस प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है वो खत्म हो जाए, यानी उसकी यूजफुलनेस जो कस्टमर सोच रहा है वो खत्म हो जाए। तो दैट इज व्हाट इज नोन एज व्हाट वी नोन एज दैट इज वैल्यू एडेड कॉस्ट। क्या कहते हैं उसे? वैल्यू एडेड कॉस्ट। इसके लिए छोटी सी एग्जांपल देता हूं। हमारे यहाँ जो और नॉर्मली जो विम आमतौर पे बाजार पे सेल हो रहा होता है, यानी और मार्केट में सेल हो रहा होता है, आप उसमें नॉर्मली देखते क्या है कि वो ऊपर बर्तन बने होंगे या तस्वीर बनी होंगी आपके वॉशरूम्स की, जो भी है। अब जब इन पे पिक्चर्स बनी होती हैं, जब ये स्टार्ट हुआ था विम, आपको पता है कि इसमें क्या ये स्टार्ट किस लिए हुआ था? द विम जो सबसे पहले डेवलप हुआ था दैट वाज मेड टू वॉश द यूटेंसिल्स, यानी आपने बर्तन क्या नाम है उसे, ओवरऑल बर्तन बहुत अच्छे धोने के लिए था। किसके लिए था? वो एक डिटर्जेंट था जिससे आपने बर्तन धोते थे और कपड़े धोते थे। क्या करते थे हम? बर्तन और कपड़े धोने के लिए। इनिशियल जो पहला विम जो हमारे पास बना था, जो पाउडर होता है हमारे पास, वो सबसे पहले किसके लिए आया था कि या तो बर्तन धुलेंगे या उससे कपड़े धुलेंगे। जब उन्होंने कहा अच्छा या बर्तन या कपड़ों पे आ गया तो उन्होंने कहा व्हाई वी आर मेकिंग इट फॉर द डिटर्जेंट। तो जब फर्स्ट ईयर ऑफ आई, यानी उसी विम का जो पहले ईयर ऑफ सेल आई है, तो जब उसकी पहले ईयर की सेल आई है तो उसने देखा कि सेल्स तो बहुत अच्छी थी, लेकिन उनके जो मैनेजर्स थे, मार्केटिंग मैनेजर्स या जो भी थे सेल्स मैनेजर, वो कहते हैं कि योर प्रोडक्ट इज नॉट बीइंग यूज्ड फॉर द क्लोथ्स के लिए वो यूज ही नहीं हो रही, ना ही वो सही तरह बर्तनों के लिए यूज हो रही है। तो अगले ने जो उनके सीईओ थे उसने पूछा कि यार विम हमने बना दिए, लोग इसे यूज कपड़ों के लिए भी नहीं कर रहे और ना ही बर्तनों के लिए यूज कर रहे हैं, तो यूज किस लिए कर रहे हैं? कह रहे हैं दे आर वॉशिंग इट विद देयर ओन वॉशरूम्स एंड सम अदर यूटेंसिल्स, सम अदर पर्पस और सम फ्लोर्स, यानी फ्लोर्स और वॉशरूम्स के लिए यूज कर रहे हैं। तो उसने कहा नो इश्यू। क्या किया? उसी विम के ऊपर जहां पे क्लोथ्स की तस्वीरें बनी थी वहीं से हटाई क्लोथ्स की तस्वीरें और वहां पे वॉशरूम की तस्वीरें लगा दी। सो दैट मीन्स कि एक तो तरीका ये था कि आप पूरे पूरे विम को ऐसा चेंज करते कि आप दोबारा कपड़ों में की तरफ जाते, नहीं, वो वैल्यू एडिड खत्म हो जाती। क्या होती वो वैल्यू एडिड उसमें से खत्म हो जाती, जिस वैल्यू एडिड पे आपकी सेल्स स्ट्रांग हुई है। यही तो मैं कह रहा हूं ना कि विम की स्टार्ट की सेल बहुत अच्छी थी, लेकिन जब पता लगा सेल्स मैनेजर ने कहा जी ये आपके कपड़े नहीं धो रहे विम से, दे आर वॉशिंग फ्लोर्स एंड वॉशरूम्स, तो उन्होंने कहा ओके फाइन, जिस तरह भी है खरीद तो रहे हैं, ओके चेंज द रैपर चेंज किया, ऊपर जहां पे कपड़ों की तस्वीर थी वहां पे फ्लोर्स की तस्वीरें बनी हुई थी, यानी फर्श की तस्वीरें बनी हुई थी। सो दैट्स हाउ, उन्होंने ये नहीं किया कि अंदर से सारा फार्मूला चेंज करके उसे डिटर्जेंट ही बनाए और वो भी क्लोथ वॉशिंग डिटर्जेंट, नहीं, उन्होंने ये नहीं किया, बट उन्होंने किया ये कि दैट वुड बी चेंज्ड ओवरऑल। उन्होंने कहा जी ठीक है, जिस पर्पस के लिए परचेज करें हम वो पर्पस से ही उसे बेचेंगे। सो दैट व्हाई विम गॉट इनटू दिस वॉशिंग्स। तो दिस इज वैल्यू एडिड। अगर वो वैल्यू एडिड निकाल देते तो दैट मीन्स कि वहां पे आपकी सेल्स बिल्कुल ही जीरो हो जाती, बिकॉज कस्टमर जिस वैल्यू को सामने रख के खरीद रहा था वो वैल्यू खत्म हो गई थी। सो नॉन वैल्यू एडेड कौन सी थी? कॉस्ट दैट इफ एलिमिनेटेड वुड नॉट रिड्यूस द एक्चुअल और परसीव्ड वैल्यू, यानी वो चीज जो एक्चुअल और परसीव्ड वैल्यू पे कोई रिडक्शन ना लाए, और यूटिलिटी कस्टमर ऑब्टेन फ्रॉम यूजिंग द प्रोडक्ट और सर्विस, यानी कि जो भी यूटिलिटी कस्टमर ऑब्टेन कर रहे हैं उसमें कोई फर्क ना है। इट इज द कॉस्ट द कस्टमर इज अनविलिंग टू पे, ये कॉस्ट कस्टमर विलिंग नहीं होता पे करने को, दैट इज अनविलिंग टू पे, कस्टमर इसे पे करने को तैयार नहीं होता। कॉस्ट इनकरेंस आती है, डिस्क्राइब्स when a customer when a resource consumed to meet a specific objective, कौन है? describes when the source consumed of benefit foregone to meet the specific objective। क्या करना होता है? हमने मीट करना होता है जब specific objectives, तो कॉस्ट इनकरेंस आती है। डिस्क्राइब when the resource is consumed, कि जब हमने रिसोर्स को कंज्यूम किया टू मीट अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, क्या करना है? हमने मीट करना है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को मीट करना है, तो दैट मीन्स कि हमने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को सामने रख के ही आगे चलना है। लॉग्ड इन कॉस्ट, डिजाइन्ड इन कॉस्ट, यानी कि डिजाइन्ड इन कॉस्ट आर कॉस्ट दैट हैव नॉट yet been incurred but based on decision that have already been made will be incurred in future, यानी कि based on decision that have already been made, यानी उसकी अभी इनकर ना हो लेकिन based on decision that will already being made, और ये कॉस्ट फ्यूचर में इनकर होनी है, दैट इज नोन एज लॉग्ड इन कॉस्ट, यानी जिसे हमने पक्का कर दिया, यानी कॉस्ट उसमें पक्की होगी। आर अ की मैनेजिंग कॉस्ट वेल, की टू मैनेजिंग कॉस्ट वेल, यानी ये चीज क्या होती है? की टू मैनेजिंग द कॉस्ट वेल, कि आपको पता हो कि मैंने कॉस्ट को कैसे मैनेज करना और किस तरह से मैनेज करके सामने लेकर आना है। आर द की टू मैनेजिंग कॉस्ट वेल, यानी मैनेजिंग कॉस्ट जो है वो आसानी से इजीली हो सकती है।
कॉस्ट इंक्रेंस एंड लॉक्ड इन कॉस्ट ग्राफ, कॉस्ट इंक्रेंस कैसे होती है और लॉक्ड इन कॉस्ट ग्राफ क्या होता है, ठीक है ना। तो कॉस्ट इंक्रेंस क्या हो रही है कि दैट इज द कॉस्ट, यहां पे आ गया R&D, दैट इज द कॉस्ट इंक्रेंस चल रही है, देखिए यहां पे कॉस्ट इंक्रेंस आ गई, तो दैट इज योर R&D वर्क, दैट इज योर मैन्युफैक्चरिंग जिसमें कॉस्ट इंक्रेंस बढ़ गई, और दैट इज योर मार्केटिंग जो आ गई जिसमें हल्की सी कॉस्ट फिर इंक्रीज हो गई है। लॉक्ड इन कॉस्ट क्या है, जारी बात है यहां पे ज्यादा लगती है जिसमें आपने कॉस्ट इन रख दी है फ्यूचर के लिए, और यहां पे हमारे पास आती है लॉक्ड इन कॉस्ट जो है वो ऑलमोस्ट रिड्यूस हो रही होती है। तो दैट मींस, और आखिर में ये भी क्या हो रही होती है, हल्की सी इंक्रीज कर जाती है बिकॉज मार्केटिंग एक्सपेंसेस, किसकी वजह से इंक्रीज कर जाती है, बिकॉज ऑफ मार्केटिंग एक्सपेंसेस की, जितनी ज्यादा मार्केटिंग एक्सपेंसेस होंगी उतनी ये कॉस्ट ऊपर की तरफ जाएगी। प्रॉब्लम्स विद वैल्यू इंजीनियरिंग एंड टारगेट कॉस्टिंग, क्या क्या होते हैं वैल्यू इंजीनियरिंग के साथ, क्या प्रॉब्लम है टारगेट कॉस्टिंग के साथ क्या। एम्प्लॉय में फील फ्रस्ट्रेटेड इफ दे फेल टू अटेन टारगेट्स, एम्प्लॉयज नॉर्मली क्या होते हैं, ओवरऑल फ्रस्ट्रेटेड होते हैं जब वो फेल टू अटेन टारगेट्स होते हैं। क्रॉस फंक्शनल टीम में ऐड टू मेनी फीचर्स जस्ट टू अकोमोडेट द विशेस टू टीम ऑफ द टीम मेंबर, यानी कि आप क्या करें, क्रॉस फंक्शनल टीम्स जो होती हैं उसमें ज्यादा बेनिफिशियल होती हैं, एंड ऐड टू मेनी फीचर्स, और क्या करते हैं बहुत सारे फीचर्स जो है वो जस्ट टू अकोमोडेट, और बहुत सारे फीचर्स अकोमोडेट करती हैं द विशेस ऑफ अ टीम मेंबर्स, किसकी विशेस के लिए, टीम मेंबर्स की विशेस के लिए। अब प्रोडक्ट मे बी इन डेवलपमेंट फॉर लॉन्ग टाइम एज अल्टरनेटिव डिजाइन आर रिपीटेडली इवेल्युएटेड, यानी प्रोडक्ट मे बी इन द डेवलपमेंट फॉर लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे टाइम के लिए डेवलपमेंट के लिए रह सकता है, एज अल्टरनेटिव डिजाइन आर रिपीटेडली इवेल्युएटेड, कि अल्टरनेटिव डिजाइन जो है वो रिपीटेडली क्या हो, इवेल्युएट हो रही है, यानी दैट आर बीइंग रिपीटेडली इवेल्युएटेड। Organizational conflicts may develop as burden, यानी organizational conflicts may develop as burden of cutting cost fall, यानी क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट में डेवलप एज बर्डन ऑफ कटिंग कॉस्ट फॉल्स अनइक्वली, यानी कि जब कॉस्ट कम करने का बर्डन जो है वो अनइक्वली जाए ऑन डिफरेंट बिजनेस फंक्शंस इन द फर्म वैल्यू चेन, कि जब कॉस्ट कटिंग का जो पूरा मैकेनिज्म है वो अनइक्वली डिवाइड हो और डिफरेंट बिजनेस फंक्शंस पे डिफरेंट कॉस्ट कट्स लग रहे हो, तो डेफिनेटली उसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो जाता है। क्या जनरेट हो जाता है उसमें, ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट नजर आना शुरू हो जाता है, जिसमें कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस एग्जिस्ट कर रही होती हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन से हमारे सामने नजर आ रही होती हैं। नाउ द टारगेट कॉस्टिंग इलस्ट्रेशंस, लेट्स सी। अब यहां पे देखिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रही है दैट इज 150 यूनिट्स है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 200 यूनिट्स है। कॉस्ट कैटेगरीज डायरेक्ट मटेरियल, लेबर एंड एफओएच आ रही है, ऑर्डरिंग, रिसीविंग, टेस्टिंग, रीवर्क जो ऑलरेडी थी। कॉस्ट ड्राइवर क्या है, नंबर ऑफ किट्स, मशीन आवर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, टेस्टिंग आवर्स, रीवर्क आवर्स। अब यहाँ पे क्या डिटेल्स ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, किट्स पर यूनिट 150,000 पर यूनिट है, यूनिट्स है 150,000 दैट इज 460 आ गया। अब यहाँ पे देखें ये कॉस्ट आ रही है, देखें ये आ रही है 1 3.2 50 30 दैट इज द कॉस्ट आ रही है। देखिए हमारे पास ये कॉस्ट हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है, और यहाँ पे हम डायरेक्ट मटेरियल आ रहे हैं, दैट मींस हमने यहाँ पे भी देखना है कि $20। अब ये क्या एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर, यानी कितनी कॉस्ट की पर यूनिट फॉर ड्राइवर आ रही है, तो दैट इज ऑल बीइंग द कॉस्ट। तो यहाँ पे आ रहा है 460 प्लस 20 प्लस 38 प्लस 82 40 दैट कम्युलेट्स टू फॉर्म 680। कितना आ रहा था, ये 680 आ रहा था हमारे पास। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे भी हम यही कर रहे हैं, दैट इज 2000 यूनिट्स है, और साथ ही हमने यहाँ पे ये चीजें भी हमने आइडेंटिफाई कर ली हैं। तो यानी वी आर सेटिंग के ईच एंड एवरी टाइम कॉस्ट कितनी हमने एग्जिस्ट रखनी है, कितनी हमारे पास रहेगी, यानी कि डिफेक्टिव रेट्स कितनी रहेंगे। तो यहाँ पे देखें तो रीवर्क 12,000 था, 8% रखा हुआ था, तो डिफेक्ट रेट था 30,000, 40 आया, यहाँ पे भी 40 आया, यहाँ भी 80 है, यहाँ भी 38 है, यानी वी हैव एक्चुअली रिड्यूसिंग दीज थिंग्स, यानी हमने इसे क्या कर रहे हैं, वक्त के साथ साथ रिड्यूस करें। अब यहाँ पे देखें डायरेक्ट मटेरियल में क्या हुआ है, यहाँ पे 150,000 थी, यहाँ पे कितना 200,000, तो यहाँ पे ओवरऑल इंक्रीज कर गई, क्या हो गई, यहाँ पे ये इंक्रीज कर गई। बाकी देखें तो वैल्यूज क्या आ रही हैं, ऑलमोस्ट सेम आ रही है, सिमिलर आ रही है, उनमें कोई भी ऐसा चेंजेस एग्जिस्ट नहीं कर रही। टारगेट कॉस्टिंग इलस्ट्रेशन कंटिन्यूड है। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई, प्रो वैल्यू 1 2 एंड बजटेड मैन्युफैक्चरिंग फॉर 200,000 यूनिट्स आ रही है। नाउ डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आ रही है, देखें 200,000 किट्स आ रही हैं, 385 पर किट है, दैट इज 77 मिलियन, 10.60 सेम इज द केस 20 पर आर। अब यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 530 डायरेक्ट लेबर आवर्स से, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, डायरेक्ट मशीन आवर्स कॉस्ट आ रही है, दैट इज 300,000 मशीन आवर्स आ रही है इनटू 3800 मशीन आवर्स। अब ये क्या हो रही है, यहाँ पे प्रोलॉग्स आ रही है, एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है, बजट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है, बजट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रही है। अब यहाँ पे ये पूरी टोटल है,
ये हमारे पास पर यूनिट आ रही है, ये बजटेड के हिसाब से, ये एक्चुअल के हिसाब से, यानी पर यूनिट हम अलग अलग कर रहे हैं कि एक बजटेड कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है और एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट हमें कितनी पड़ रही है। बिकॉज वी आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स द प्राइसिंग, हम किसकी तरफ मूव करें, प्राइसिंग। तो हमने दो तरह की कॉस्ट पर यूनिट अलग करनी है, बजटेड कॉस्ट पर यूनिट अलग करनी है और एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट सेपरेट करनी है, यानी बोथ शुड बी सेपरेटेड, यानी दोनों को हमने सेपरेट करना है। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आ रही है 200,000 इंटू 385 पर किट आ रही है। दैट मीन्स कि ये हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है, ये हमारे पास आए ओवरऑल पे 77,000 यहाँ पे आ गए। ये अब हमारे पास आ रही है यहाँ पे ओवरऑल 385 पर यूनिट आ रही है और यहाँ कितनी आ रही है 460 पर यूनिट आ रही है। कितनी आ रही है 460, जो हमारे पिछले वाले से चल रही है, दैट इज 680 वाले से। तो ये हमारे पास कितनी है 200,000 से आ रही, तो दैट इज 385। हमने दो सेपरेट लास्ट टाइम हमने जो पिछली स्लाइड पे थी, इफ आई एम गोइंग टू सी इन द प्रीवियस स्लाइड, ये देखें यहाँ पे अब क्या था, यहाँ एक हमारा यार है ये बजटेड आ रहा है, ये एक्चुअल आ रहा है, दैट इज देयर इट इज, यू कैन इजीली सी देम। तो यहां पे भी देखें तो हमारे पास यही चीजें एग्जिस्ट करेंगी कि दैट इज बजटेड एंड दैट इज एक्चुअल। तो एक्चुअल हमारे पास 600 आ रही है, दैट इज 495। तो यहाँ पे आ रहा है डायरेक्ट लेबर, यहाँ पे आ रही है 10680 मिलियन, और यहाँ पे हमारे पास जो कॉस्ट आ रही है 200 के साथ वो 53 आ रही है, यहाँ पे कितनी आ रही है 1.5 के साथ 164 आ रही है, यानी यहाँ पे कितने थे हमारे पास 150,000 यूनिट्स है ना, दैट इज 150,000, इसीलिए यहाँ पे ये इंक्रीज आ रही है। डायरेक्ट मशीनिंग कॉस्ट कितनी 300,000 मशीन आवर्स इंटू $38 पर आवर आ रही है। तो यहाँ पे क्या रहेगा 11.4 मिलियन है, तो यहाँ 57 है और यहाँ पे डेफिनेटली 76 है, बिकॉज ये लोअर है। क्या चीज लोअर है, दैट इज लोअर, यानी 150,000 यूनिट्स हैं, तो जैसे यूनिट ज्यादा बनाते हैं तो ऑब्वियसली आपकी कॉस्ट ज्यादा थोड़ी सी डेवलप्ड होती है, तो इसीलिए यहाँ पे ये रिडक्शंस में आ रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 7.7 मिलियन है, 8.5 12 आ रही है, यहाँ पे भी ज्यादा है, दैट इज 30 एंड 60 अगेन डिफरेंस आ रहा है, 60 एंड 80 डिफरेंस आ रहा है। तो दैट मींस कि यहाँ पे हमारे पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दिस मच एंड तो एक्चुअल में ये 680 है, तो दैट मींस बजट के हिसाब से 540 पड़नी चाहिए थी, लेकिन एक्चुअल में कितनी पड़ी है, दैट इज 680। कितनी पड़ रही है वो हमारे पास 680 पड़ रही है। नाउ कॉस्ट बेस और कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, यानी हम किसी तरफ मूव करें, कॉस्ट बेस प्राइसिंग क्या होती है, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग क्या होती है। द जनरल फार्मूला फॉर एड्स अ मार्कअप कंपोनेंट टू कॉस्ट बेस टू डिटरमिन द पर्सपेक्टिव सेलिंग प्राइसेस, यानी हम क्या करते हैं कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, तो हमारे पास क्या चीज आ जाती थी, हम कहते थे दैट इज आर ओवरऑल प्राइस पर यूनिट, यही बात थी ना। तो ये हम लोग करते थे, तो हमारे पास डिटरमिन हो जाता है कि सेलिंग प्राइस आ गई, दैट इज नोन एज सेलिंग प्राइस। क्या कहते हैं हम, सेलिंग प्राइस आ गई हमारे पास। यूजुअली ओनली अ स्टार्टिंग पॉइंट इन अ प्राइस सेटिंग प्रोसेस, ये जो होता है सिर्फ एक प्राइस सेटिंग प्रोसेस का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जिस पे आप ये डिसाइड करते हो कि मेरा डिजायर्ड मार्कअप कितना है, क्या चीज मेरा कितना है, डिजायर्ड मार्कअप कितना है। मार्कअप इज समवट फ्लेक्सिबल बेस्ड पार्शियली ऑन कस्टमर एंड कॉम्पिटिटर्स। मार्कअप किस में होता है, समवट फ्लेक्सिबल। मार्कअप जो होते हैं नॉर्मली फ्लेक्सिबल होते हैं, बेस्ड पार्शियली ऑन कस्टमर, किसे बेस कर होते हैं, पार्शियली ऑन कस्टमर एंड कॉम्पिटिटर्स, किसे बेस कर होते हैं, कस्टमर एंड कॉम्पिटिटर पे बेस कर होते हैं, और ये नॉर्मली कम या ज्यादा होते रहते हैं। देयर इज नो इशू कि हम ये कहेंगे ये रिड्यूस नहीं हो सकते, दे कैन इजीली बी रिड्यूस्ड, इजीली रिड्यूस होकर सामने आ सकते हैं, और ये हमेशा फ्लेक्सिबल होते हैं, बेस्ड पार्शियली ऑन कस्टमर्स एंड कॉम्पिटिटर्स। किस पे बेस कर होते हैं, कस्टमर एंड कॉम्पिटिटर से बेस कर रहे होते हैं, यानी मार्कअप इज समवट फ्लेक्सिबल, कि अगर कस्टमर ज्यादा लोअर प्राइस चाह रहे हैं तो मार्कअप आप रिड्यूस करेंगे, कॉम्पिटिटर्स ने अगर प्राइस लो कर दी तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लूज योर मार्कअप आपको लूज करना पड़ता है। तो दैट इज ऑलवेज बी अ फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल साइड पे एग्जिस्ट कर होता है, यानी इनकी अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लाई कर रही होती है। फॉर्म्स ऑफ कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं कॉस्ट प्लस प्राइसिंग की, देखें। सेटिंग टारगेट रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, द टारगेट एनुअल ऑपरेटिंग रिटर्न दैट एन ऑर्गेनाइजेशन एम्स टू अचीव, यानी क्या, सेटिंग अ टारगेट रेट ऑफ रिटर्न, यानी टारगेट रेट ऑफ रिटर्न को हम अचीव करेंगे ऑन इन्वेस्टमेंट। द टारगेट एनुअल ऑपरेटिंग रिटर्न, यानी टारगेट एनुअल ऑपरेटिंग रिटर्न दैट एन ऑर्गेनाइजेशन एम टू अचीव, के उसका एनुअल में कितना टारगेट है, कितना टारगेट है कि उससे कितना प्रॉफिट अर्न करना है, डिवाइडेड बाय इन्वेस्टेड कैपिटल। किसे डिवाइड करते हैं हमें, इन्वेस्टेड कैपिटल। तो क्या बन जाएगा, टारगेट ऑपरेटिंग रिटर्न डिवाइडेड बाय इन्वेस्टेड कैपिटल, किससे बन जाएगा, डिवाइड बाय इन्वेस्टेड कैपिटल। तो दिस इज नोन एज योर ओवरऑल टारगेट रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट इज टारगेट रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट।
तो दैट मींस ये हमने रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाल लिया, ठीक है ना, यानी रेट ऑफ रिटर्न, टारगेट ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सिलेक्ट डिफरेंट कॉस्ट बेसिस फॉर कॉस्ट प्लस कैलकुलेशन, बहुत सारी कॉस्ट बेसिस भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर कॉस्ट बेसिस फॉर द कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो सकती है, वेरिएबल कॉस्ट हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो सकती है, फुल कॉस्ट हो सकती है, बट नॉट फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट बीच में नहीं आएगी, ठीक है। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लें सिर्फ, या वेरिएबल कॉस्ट लें, या फुल कॉस्ट लें, या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लें, बस ये सिर्फ लेंगे आप, इसके अलावा आप कुछ नहीं ले सकते, बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट से आप नहीं निकाल सकते रेट ऑफ रिटर्न। या तो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, या वेरिएबल कॉस्ट, या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, या फुल कॉस्ट। एनी ऑफ द बेस कैन बी यूज्ड, यानी इनमें से कोई सी भी बेस हम यूज कर सकते हैं। कॉमन बिजनेस प्रैक्टिसेस क्या हो सकती हैं, कौन कौन सी हैं जो कॉमन बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं? मोर फर्म्स यूजेस फुल कॉस्ट ऑफ देयर कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, यानी मोस्ट फर्म्स यूज कॉस्ट फुल कॉस्ट फॉर देयर कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग डिसीजन बिकॉज allows for full recovery of all cost of product, allow full price stability. It's a simple approach. Common business practice क्या है? Most business use full cost. किसको यूज करते हैं? फुल कॉस्ट को बेस करते हैं एज अ बेस मेंबर फॉर कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, यानी क्या करते हैं, बेस किसको लेते हैं, फुल कॉस्ट को लेते हैं फॉर देयर कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। अलाउस फुल रिकवरी, क्योंकि ये क्या करता है, फुल रिकवरी को अलाउ कर रहा होता है कि फुल रिकवरी आपकी इजीली हो सकती है ऑफ ऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, हर तरह की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट की आप फुल कंप्लीट रिकवरी इजीली कर सकते हैं। अलाउस फॉर प्राइस स्टेबिलिटी, किसके लिए अलाउ करता है, प्राइस स्टेबिलिटी लेके आता है, क्योंकि आपको पता है कि मेरी सारी कॉस्ट रिकवर हो रही है, दैट मींस यू आर वेरी सेटिस्फाइड कि हाँ जी इसके ऊपर कुछ मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज रिड्यूस भी हो गया तो कोई मसला नहीं। एंड इट्स ऑल्सो बीइंग अ सिंपल अप्रोच, ये ज्यादा सिंपल अप्रोच है, इसमें आप कोई कॉस्ट मिस नहीं कर रहे थे, क्योंकि आप कोई कॉस्ट खुद क्यों बियर करें, जिस प्रोडक्ट की कॉस्ट है उसी पे लगे, तो दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ देम यूज अ फुल कॉस्ट। क्या यूज करते हैं, वो फुल कॉस्ट को यूज करते हैं। लाइफ साइकिल प्रोडक्ट है, बजटिंग एंड कॉस्टिंग, किसकी लाइफ साइकिल प्रोडक्ट, बजटिंग एंड कॉस्टिंग। Product cycle spans the time from initial R&D on a product to when customer service and support are no longer offered to that product. Orphan जिसे हम कहते हैं, ठीक है। Product life cycle spans the time from initial R&D on a product to when customer service supports are no longer be offered, यानी when customer service and supports are no longer offered on that product, यानी orphan, यानी कि लाइफ साइकिल कहां से स्टार्ट होगा, R&D से, और तब तक चलेगा जब तक आप कस्टमर सर्विस और सपोर्ट ऑफर करना छोड़ देंगे, यानी कि आप उसके लिए कोई उसमें कस्टमर सर्विस सपोर्ट ऑफर नहीं करेंगे टू दैट प्रोडक्ट, यानी इन अदर वर्ड्स कहते हैं टुवर्ड्स द ऑर्फन, यानी R&D से लेके टुवर्ड्स द ऑर्फन, यानी उसे अकेला छोड़ देंगे, नो कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट विल बी ऑफर्ड। लाइफ साइकिल बजटिंग इन्वॉल्व्स एस्टिमेटिंग द रेवेन्यू एंड इंडिविजुअल वैल्यू चेंज कॉस्ट, यानी लाइफ साइकिल बजटिंग क्या होती है, लाइफ साइकिल बजटिंग इन्वॉल्व एस्टिमेटिंग द रेवेन्यू एंड इंडिविजुअल वैल्यू चेंज, यानी लाइफ साइकिल कॉस्ट के अंदर कमाल क्या है कि लाइफ साइकिल कॉस्ट बजटिंग इन्वॉल्व एस्टिमेटिंग द रेवेन्यू एंड इंडिविजुअल वैल्यू चेन कॉस्ट, यानी हम पूरा रेवेन्यू भी कैलकुलेट करते हैं एंड वैल्यू चेन कॉस्ट भी करते हैं। एट्रीब्यूटेबल टू ईच प्रोडक्ट, किसको करती है, एट्रीब्यूटेबल टू ईच प्रोडक्ट इन इट्स इनिशियल R&D टू द फाइनल कस्टमर सर्विस सपोर्ट, यानी R&D से शुरू करते हैं और फाइनल कस्टमर सपोर्ट तक इसे लेके हम आगे चलते हैं, यानी कस्टमर सर्विस सपोर्ट तक हम इसे लेके फर्दर आगे आते हैं। यानी लाइफ साइकिल बजटिंग इन्वॉल्व्स एस्टिमेटिंग द रेवेन्यू एंड इंडिविजुअल वैल्यू चेन, यानी लाइफ साइकिल बजटिंग किसमें इन्वॉल्व करती है, एस्टिमेटिंग द रेवेन्यू एंड इंडिविजुअल बजट वैल्यू चेन, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, लाइफ साइकिल बजटिंग किससे इन्वॉल्व होती है, एस्टिमेटिंग रेवेन्यू एस्टिमेट करने एंड इंडिविजुअल वैल्यू चेन, क्या करते हैं, इंडिविजुअल वैल्यू चेन कॉस्ट attributable to each product, किसको करते हैं, attributable to each product from its initial R&D to the final customer service and support, from its initial R&D to final customer and service support, यानी customer service support तक आता है। life cycle costing tracks and accumulate individual value chain cost, यानी हर एक पॉइंट पे individual chain cost attributable to each product from its initial R&D, attributable to ईच प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट को एट्रीब्यूटेबल है फ्रॉम इट्स इनिशियल R&D, क्या करते हैं, इनिशियल R&D से टू फाइनल कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट, यानी कि यहाँ पे वो सारी इनिशियल R&D से फाइनल कस्टमर सपोर्ट तक हर कॉस्ट के हर वैल्यू चेन को ट्रेस करता है, यानी हर पॉइंट को वो ट्रेस आउट करता है कि किस किस जगह पे ये पॉइंट लाई कर रहा है और किस तरह से ये लाई करेगा। इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन ऑफ लाइफ साइकिल बजटिंग, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट आर लार्ज, यानी कि लाइफ साइकिल बजटिंग में क्या होता है, नॉन प्रोडक्शन
कॉस्ट जो होती है वो लार्ज होती हैं, उनको आपने रिड्यूस करना है, दैट इज अ कंसिडरेशन। डेवलपमेंट पीरियड फॉर R&D एंड डिजाइन इज लॉन्ग एंड कॉस्टली, बहुत लॉन्ग होता है पीरियड, उसको आपने देखना होता है। मैनी कॉस्ट आर लॉक्ड इन एन R&D एंड डिजाइन स्टेज इवन इफ R&D एंड डिजाइन कॉस्ट आर देमसेल्फ स्मॉल, यानी कि मैनी कॉस्ट आर लॉक्ड इन द in an R&D design and stages and if R&D and design cost are themselves small, यानी कि अगर वो खुद स्मॉल होंगे तो that means many costs उधर पे इन्वॉल्व नहीं होगी। Now the life cycle budgeting illustrated आ रही। अब क्या, अब ये देखें लाइफ साइकिल बजटिंग कैसे आ रही है। लाइफ साइकिल रेवेन्यू निकालें लाइफ साइकिल का, यहाँ पे कितना है जी, सेलिंग प्राइस इतनी है, सेल्स क्वांटिटी इतनी है, सेलिंग प्राइस इतनी, सेल्स क्वांटिटी इतनी, सेलिंग प्राइस इतनी, सेल्स क्वांटिटी इतनी। तो यहाँ पे हमने हर बारी को डिवाइड की, मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2 मिलियन, 1.92 मिलियन एंड 1.5 मिलियन आए। लाइफ साइकिल कॉस्ट, R&D कॉस्ट कितना है, 240 सबको सेम है, डिजाइन कॉस्ट 160 सबको सेम है। प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आ रही है जी, यहाँ पे हमने प्रोडक्शन कॉस्ट रखी है, यहाँ पे कितनी आ रही है, दैट इज बेस्ड ऑन 500 यूनिट्स, तो 5000, 4000 एंड 2000, तो हमने कितना रखा, 25 इसकी है, 100,000 तो हमारी फिक्स्ड आ रही है प्रोडक्शन की, 25 फर्स्ट की है, दैट इज देन अगेन 100,000 सेम है, वो 25 यहाँ पे भी आगे 25, यानी सब में कितनी आ रही प्रोडक्शन कॉस्ट, $25 आ रही है। लेकिन डिफरेंसेस का आ रहे हैं बिकॉज ऑफ यूनिट्स आ रहे हैं, किसकी वजह से आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ यूनिट्स, तो 225, 200, 162,500। मार्केटिंग कॉस्ट 70,000 फिक्स्ड है, अगेन 24 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5,000, 4,000 एंड 2,500 को, तो हमारे पास ये कॉस्ट हमारे पास आ गई। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी सेम तरीके से निकालेंगे, फिक्स कॉस्ट 50,000 है, 130, 114,000, 90,000 यहाँ पे आ गया। कस्टमर सर्विस कॉस्ट 80,000 हमारे पास फिक्स्ड है, बाकी सारी $30 पे चलेंगी और अपने यूनिट से मल्टीप्लाई होंगी, 230, 200 एंड 155,000, तो 1175,000, 10,80,937,500, तो हमारे पास सारी लाइफ साइकिल ऑपरेटिंग इनकम कितनी आ रही, 825, 840, 562, 500, 562, 500, 562,500, ये हमारे पास आ गई थी लाइफ साइकिल ऑपरेटिंग इनकम। क्या आ गई है, लाइफ साइकिल ऑपरेटिंग इनकम। तो लाइफ साइकिल रेवेन्यू निकाल लिया आपने, ठीक है ना, कॉम्बिनेशंस ऑफ क्वांटिटी, फिर लाइफ साइकिल कॉस्ट निकाली जिसमें R&D कॉस्ट ली, डिजाइन कॉस्ट ली जो कांस्टेंट थी, और फिर प्रोडक्शन कॉस्ट ली, डिजाइन कॉस्ट, R&D कॉस्ट, फिर प्रोडक्शन कॉस्ट, फिर मार्केटिंग कॉस्ट, फिर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एंड फिर कस्टमर सर्विस कॉस्ट। दीज ऑल आर बीइंग इंक्लूडेड टू फॉर्म अ लाइफ साइकिल ऑपरेटिंग इनकम। क्या बन गया, लाइफ साइकिल ऑपरेटिंग इनकम। Other important consideration in pricing decision: price discrimination, the practice of charging different price for different customers, different prices. हर customer के लिए different price charge करें for the same product and services is known as discrimination. इसके अंदर definitely legal implications आती हैं। Peak load pricing, the practice of charging a higher price for a same product or services when the demand and for it approaches to the physical limit of capacity to, यानी कि अब डिमांड क्या हो, फिजिकल लिमिट ऑफ कैपेसिटी से ऊपर चली जाए या हायर साइड पे चली जाए, टू प्रोडक्ट दैट और दैट सर्विस, यानी उसकी फिजिकल लिमिट से हायर साइड पे चली जाए, आप उसी क्या करते हैं, पीक लोड प्राइसिंग उस टाइम चार्ज करते हैं। क्या करते हैं आप, पीक लोड प्राइसिंग उस टाइम आप चार्ज करते हैं। The legal dimensions of pricing settings, legal dimensions क्या है, price discrimination is illegal, ये सबसे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर होती है, and that is illegal if the intent is to lessen and prevention competition for customers, यानी कि क्या उसका इंटेंशन हो कि lessen और prevent competition for customer, कि आप इसका competition कम करना चाहें या lessen competition की तरफ जाएं। predatory pricing क्या होती है, deliberately lowering prices below cost in an effort to drive competitors out of the market, यानी deliberately lowering prices, यानी बहुत बुरी तरह लोअर करें प्राइस ताकि पूरे मार्केट से कॉम्पिटिटर्स आउट हो जाएं, एंड रिस्ट्रिक्ट द सप्लाई, और उसके बाद रिस्ट्रिक्ट करें सप्लाई एंड देन रेजिंग द प्राइसेस, दैट इज द वेरी नोन एज प्रीडेटरी प्राइसिंग, कि जब आप डेलिबरेटली लोअर करो प्राइस ताकि ड्राइव आउट हो जाए कॉम्पिटिटर्स मार्केट से, और उसके बाद एकदम से शॉर्टेज प्रोड्यूस करो और फिर प्राइसेस को रेज करो, तो दैट इज नोन एज प्रीडेटरी प्राइसिंग। तो जिसे हम कहते हैं इन अदर वर्ड्स, जो शुगर का हमारे क्राइसिस, दैट इज समथिंग नोन एज प्रीडेटरी प्राइसिंग आल्सो, बट इट्स अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। बहुत सारे और कहते हैं दैट इट्स आल्सो बीइंग अ कार्टेल्स, बट प्रीडेटरी प्राइसिंग इज समथिंग जिसमें आप लोअर करें प्राइस, कॉम्पिटिटर्स बाहर निकालें, फिर उसके बाद सप्लाई शॉर्ट करें और एकदम से प्राइसेस को रेज कर दें। The legal dimensions of pricing settings, one is known as dumping. The non-US firms sell a product
in the US at a price below the market value in a country where it is produced. यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही मार्केट, वहां पे उसे मार्केट प्राइस से लोअर पे सेल करेगा, एंड दिस लोअर प्राइस मटेरियली इंजर्स और थ्रेटन टू द मटेरियली इंजर द इंडस्ट्री इन द यूनिस. और ये लोअर प्राइस क्या होती है, पूरी की पूरी इंडस्ट्री को थ्रेटन करती है और उस इंडस्ट्री को इंजर्ड करती है बिकॉज ऑफ इट्स लोअर प्राइस. कोलूसिव प्राइसिंग क्या होती है, अकर्स व्हेन कंपनी in an industry conspire in their pricing and production decision to achieve a price above the competitive price so to restrain trade. यानी क्या होती है, occurs when a company in an industry conspire in their pricing, conspire कर जाए इन pricing में, and production decision to achieve price above the competitive price, और achieve कर ले price किससे, above the competitive price, so and so to retain the trade, और trade भी वहां पे retain करें. Now moving towards the pricing. अब pricing हम थोड़ा सा हम डिवाइड कर रहे हैं. अभी तक हमने shallow देखा है, overview surface से देखा है. Now we are going into the detail. अभी overview खत्म, अब डिटेल की तरफ जा रहे हैं. प्राइसिंग गुड्स फॉर एक्सटर्नल सेल्स आ गया, प्राइसिंग सर्विसेज एग्जिस्ट करता है, ट्रांसफर प्राइसिंग फॉर इंटरनल सेल्स आ गया, ट्रांसफर बिटवीन डिवीजन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी टारगेट कॉस्टिंग, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, जो भी हम देख रहे थे. अभी तक ऐसी कैलकुलेशंस प्रॉपर नहीं देखी. नाउ वी आर गोइंग टू सी द प्रॉपर कैलकुलेशंस. वेरिएबल कॉस्ट प्राइसिंग नहीं देखी थी, दैट वी आर गोइंग टू सी, एंड टाइम एंड मटेरियल प्राइसिंग दैट वी आर गोइंग टू सी. प्राइसिंग ऑफ गुड्स फॉर एक्सटर्नल सेल्स, क्या हमने प्राइसिंग ऑफ गुड्स करनी है बट फॉर द एक्सटर्नल सेल्स. द प्राइस ऑफ अ गुड्स और सर्विसेज अफेक्टेड बाय मैनी फैक्टर. प्राइसिंग एग्जेक्टिव, ग्रेन मार्केट शेयर, अचीव अ टारगेट रेट ऑफ रिटर्न. एनवायरमेंट, पॉलिटिकल रिएक्शन टू प्राइस, पेटेंट्स और कॉपीराइट प्रोटेक्शन. प्राइस सेंसिटिविटी एंड डेमोग्राफिक्स, एंड कॉस्ट, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट और शॉर्ट रन और लॉन्ग रन. ये क्या है, व्हाट प्राइस शुड वी चार्ज, क्या करना चाहिए हमें, व्हाट प्राइस शुड वी चार्ज. और ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जिनको हमने देख के आगे चलना है. रिगार्डलेस ऑफ द फैक्टर इन्वॉल्व, द प्राइस मस्ट कवर द कॉस्ट ऑफ अ गुड्स. ये जरूरी है, कॉस्ट ऑफ द गुड्स पूरी हो, एज वेल एज अर्न अ रीजनेबल प्रॉफिट. और साथ साथ क्या करे वो, रीजनेबल प्रॉफिट भी अर्न करे. क्या करे वो, रीजनेबल प्रॉफिट भी अर्न करे. Pricing goods for external sales. The price of goods is affected by many factors. Company must have good understanding of market forces. Market forces समझनी चाहिए उसे. When products are not easily differentiated from competitor goods, यानी कि products are not easily differentiated from competitor goods, यानी कि जैसे आटा है, अब मैं कहूँ कि किस फ्लोर मिल का आटा है, तो ये जरा मुश्किल है बताना. तो आप easily differentiate नहीं कर सकते अपनी goods को competitors की goods से. Prices are not set by company. फिर prices set गवर्नमेंट कंपनी नहीं करती, but rather by the law of supply and demand. ये कौन सेट करेगा प्राइसेस, देन लॉ ऑफ सप्लाई एंड लॉ ऑफ डिमांड. सच कंपनीज आर नोन एज प्राइस टेकर. क्या कहते हैं उसे हम, प्राइस टेकर, जिसमें उन्हें पता होता है कि हमारी प्रोडक्ट्स कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएटेड नहीं है, सो दे आर नोन एज प्राइस टेकर. व्हेन प्रोडक्ट्स आर यूनिक और क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम अ कॉम्पिटिटर्स गुड, प्राइस आर सेट बाय कंपनी, जिसे हम कहते हैं प्राइस मेकर. क्या कहते हैं इसे हम, प्राइस मेकर कहते हैं. कि जब प्राइसेस आर सेट बाय द कंपनी, प्राइसेस कौन सेट करता है, कंपनी सेट करती है, तो दैट इज नोन एज प्राइस मेकर. Now the only game in town, the pricing plays a critical role in corporate strategy. For example, almost 50% of tablet computers users say that they use them to read newspaper. And since Apple iPad tablet computer at one time represented 75% of tablet being sold, Apple felt like it had a newspaper magazine publisher right where it wanted them. So it decided to charge the publisher fee 30% of subscription revenue for subscriptions sold at Apple App Store. यानी Apple App Store पे वो बन पड़ा है. Publisher were outraged, but it didn't take long for somebody to come for their rescue. Within one day, Apple announcement, Google announced that it would only charge a fee of about 10% subscription. अब क्या वो 10% subscription है, revenue for users of its Android system. अब Android system में आ गया. That might be least partially explain why Sports Illustrated provided an app to run an Android tablet before it provided on the iPad, even though tablet only have the small share of market. यानी उसके पास बहुत short span of market था. Do the substantially different pricing that Apple and Google charge for similar service reflects different costs incurred or each company, or the price differences due to something else? There is something else. They are skimming, यानी यहाँ पे skimming की तरफ चल रहे थे. यानी वहां पे जो भी अनाउंस इजीली था वहां पे उन्होंने अनाउंस कर दिया. देखिए 30% थी ना, फिर गूगल ने आया, उन्होंने कहा जी गूगल अनाउंस ओनली 10% of subscription fee for a user of its Android system. That might at least partially explain why Sports Illustrated provided an app to run on Android tablets, यानी Android tablet before it provided on the iPad. यानी iPad से कहाँ चला गया, पहले वो Android tablet के ऊपर चला गया और वहां पे उन्होंने सब्सक्रिप्शन फी लगा दी.
टारगेट कॉस्टिंग आती है। The law of supply and demand significantly affect product price. Significantly क्या करती है, वो affect करती है product price को, target costing. To earn profit, company must focus on controlling cost. earn profit earn करने के लिए कंपनी को क्या करना चाहिए, cost में focus करना चाहिए. requires setting a target cost that will provide company desired profit. यानी क्या require करती है, target cost require करती है that will provide company's target profit. यानी कि हम लोगों ने target cost set करनी ताकि वो target profit भी identify हो जाए. So market price minus desired profit is equal to target cost. Target cost किस तरह निकलती है, market price minus desired profit equals to target cost. यानी कि desired profit when determines the price. If the company can produce its product to the target cost, यानी कंपनी अगर produce करेगी its product to the target cost or less, it will meet its profit goal. क्या करेंगे वो, it will meet its profit goal. If a company can produce its product, कि अपनी कंपनी जो है produce करे its product for a target cost, कि for a target cost or less, यानी कि टारगेट कॉस्ट के लिए इट विल मीट इट्स प्रॉफिट गोल, यानी टारगेट कॉस्ट से कम भी जाएगा तो तब भी वो मीट करेगा प्रॉफिट गोल को. टारगेट कॉस्टिंग आ रही. फर्स्ट, कंपनी शुड आइडेंटिफाई इट्स कॉस्ट निशेस वेयर इट वांट टू कम्पीट. पहले अपनी मार्केट आइडेंटिफाई करके मार्केट क्या है. सेकंड, कंपनी कंडक्ट मार्केट रिसर्च टू डिटरमिन टारगेट प्राइस. कंपनी क्या कंडक्ट करे, मार्केट रिसर्च कंडक्ट करे टू डिटरमिन टारगेट प्राइस डिटरमिन करे. द प्राइस द कंपनी बिलीव विल प्लेस इट इन ऑप्टिमल पोजीशन फॉर द टारगेट कस्टमर, कि अपने आप को ऑप्टिमल पोजीशन पे प्रोड्यूस समझे फॉर द टारगेट कंज्यूमर्स. थर्ड, कंपनी डिटरमिन्स इट्स टारगेट कॉस्ट बाय सेटिंग डिजायर्ड प्रॉफिट. पहले डिजायर्ड प्रॉफिट सेट करे, फिर टारगेट कॉस्ट सेट करे कितनी आनी चाहिए. लास्ट, कंपनी असेंबल अ टीम टू डेवलप प्रोडक्ट टू मीट द कंपनी गोल. यानी कि ऐसा होगा कि कंपनी को असेंबल ऐसा होना चाहिए कि डेवलप करे जो कंपनी के गोल्स को कंप्लीटली फॉलो करे. Now Walmart says the price is too high and the price should $19 pair of jeans instead of 23, said the retailer of Walmart स्टोर एंड काउट टू जीन्स मेकर लेविस. यानी कि वो कहता है कि 19 पर पेयर होनी चाहिए, 23 नहीं होनी चाहिए. What happened to the Levi Strauss in what happened to many manufacturers who deal with the mart? Walmart often set a price. The manufacturer has to find out how to make a profit given that price. In Levi Strauss case, it revamped its distribution and production to serve Walmart and improve its overall record of timely delivery. Producing a season of new jean style from conception to stored shelf used to take Levi 12 to 15 months. Today it makes 10 months. यानी कि पहले क्या 12 to 15 months होते थे, अब 10 months for Levi's signature jeans. For regular Levi's the time is down to 7.5 months. As the chief of Levi Strauss noted, we had to change the people and practice. It has been somewhat a D-Day invasion approach. What are the some issues that Levi Strauss should consider in deciding whether it should agree to meet the Walmart target price? यानी क्या क्या issues involve होंगी जिसमें Levi Strauss को consider करना चाहिए कि वो Walmart की prices को या target price को follow करे. So that means कि उसे क्यों target price को follow करना चाहिए? Because they are the maker. ये market based है, तो market based भी आपने चलना है. आप cost based नहीं, market जितनी डिसाइड करी आपने उसी के साथ चलना है. एंड वॉल मार्केट इज अ मार्केट. ये मैं इसीलिए एग्जांपल देता हूं ताकि आपको पता लगे कि आपने किस तरह से इन्हें आइडेंटिफाई करना है फॉर योर एनी यानी इंटरनेशनल एग्जांपल्स कैसी हैं, ताकि एग्जांपल से आपको पता लगे प्राइसिंग कैसे सेट होती है. नाउ डू इट. फाइन लाइन फोन्स इज कंसिडरिंग इंट्रोड्यूसिंग अ फैशन कवर for its phone. Market research indicate that 200,000 units can be sold if the price is no more than $20. If Fineline decide to produce its cover, it will need to invest $1 million in new production equipment. Fineline requires a minimum rate of return 25% on overall investment. Determine the target cost for this cover. तो यहाँ पे क्या आएगा, टारगेट प्रॉफिट, डिजायर्ड प्रॉफिट निकालना है हमने. पहले डिजायर्ड प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ओवरऑल 1 मिलियन हमारे पास कितना है, दैट इज ओवरऑल आर क्या नाम है इन्वेस्टमेंट, और रिटर्न कितना है, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न दैट इज 25% से मल्टीप्लाई किया तो दैट वी हैव 250,000 हमने प्रॉफिट अर्न करना है. ईच कवर मस्ट रिजल्ट इन अ प्रॉफिट ऑफ, यानी हर कवर कितना है, यानी कि 250,000 को हम डिवाइड किससे करेंगे हम, दैट इज विद 200,000. तो यहाँ पे क्या करेंगे 250,000 डिवाइड बाय 200,000, तो ये हमारे पास आएगा 1.25 पर पे बचना चाहिए. तो मार्केट प्राइस कितनी है हमारे पास, $20 है, और डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है जी 1.25. तो हमारे पास टारगेट कॉस्ट कितनी आएगी 18.75 पर यूनिट. कितनी आ रही है 18.75 पर यूनिट हमारे पास कॉस्ट आ रही है.
प्राइसिंग गुड्स फॉर एक्सटर्नल सेल्स, अब देखें टारगेट प्रॉफिट रिलेटेड टू कॉस्ट एंड प्रॉफिट मींस दैट, यानी कि रिलेटेड कॉस्ट एंड डिजायर्ड प्रॉफिट मस्ट बी डिटरमिन्ड बिफोर सेलिंग प्राइस। डेफिनेटली सेलिंग प्राइस से ये दोनों पहले पता होनी चाहिए। कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस मस्ट बी डिटरमिन्ड बिफोर टारगेट प्रॉफिट, एंड अगेन प्राइस एंड डिजायर्ड प्रॉफिट मस्ट बी डिटरमिन्ड बिफोर कॉस्ट, यानी कि प्राइस एंड कॉस्ट। अब फार्मूले के हिसाब से तो ये सेट आ रहा है। Cost can be achieved only if company is full capacity, तो कौन सा सही होगा? That is C, because it's accurately with the formula। फार्मूला यही है ना, प्राइस और डिजायर्ड प्रॉफिट और प्राइस में डिफरेंस क्या निकलता है? टारगेट कॉस्ट। नाउ द कॉस्ट प्लस प्राइसिंग की तरफ जा रहे हैं। इन एन एनवायरमेंट विद लिटल और नो कंपटीशन अ कंपनी मे हैव टू सेट इट्स ओन प्राइसेस, यानी कभी कोई कंपटीशन ना हो तो कंपनी को खुद प्राइसेस सेट करनी पड़ेंगी। व्हेन अ कंपनी सेट प्राइस, द प्राइस इज नॉर्मली अ फंक्शन ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट। व्हेन अ कंपनी सेट्स अ प्राइस, वो नॉर्मली किसका फंक्शन होता है? प्रोडक्ट कॉस्ट का, जैसे कहते हैं कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। अप्रोच रिक्वायर्स establishing a cost base and adding markup to determine the target selling price, यानी कॉस्ट में मार्कअप ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाती है? टारगेट सेलिंग प्राइस आ जाती है। क्या चीज आ जाती है हमारे पास? टारगेट सेलिंग प्राइस आ जाती है। नाउ कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, इन डिटरमिनिंग द प्रॉपर मार्कअप कंपनी मस्ट कंसिडर कॉम्पिटेटिव एंड मार्केट कंडीशन। मार्कअप हमेशा कंपटीशन को देख के रखना पड़ता है, कितना मार्कअप हम रखें। तो साइज ऑफ मार्कअप द प्लस डिपेंड्स ऑन द डिजायर्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। किस पे बेस करो? आरओआई। जैसे अभी हमने 25% निकाला था, तो आरओआई क्या था? इनकम डिवाइड बाय इन्वेस्टेड एसेट। तो आरओआई की बेस पे निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट इक्वल्स टू मार्कअप प्रॉफिट। क्या किसकी इक्वल होता है? मार्कअप प्रॉफिट के इक्वल होता है। इलस्ट्रेशन, Think More Products Incorporation is in a process of setting selling price on its new video camera pen. It is a functioning pen that will record up to 2 hours of audio or video. The per unit variable cost estimated for new video camera pen are as follows. Direct material कितना है? 23 per unit. Labor 17, overheads 12 and selling and admin 8. तो total cost per unit कितनी आ रही है? 60 आ रही है। तो अब यहां पे आएंगे, इन एडिशन हैव द फॉलोइंग फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी लग रही है उसकी? फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग एक्सपेंस, तो कितने होगा यहाँ पे? दैट इज ऑलमोस्ट दैट इज 520,000। और बजटेड वॉल्यूम कितना है हमारे पास? बजटेड 10,000। जब डिवाइड किया तो कॉस्ट पर यूनिट हमारे पास इतनी आई। तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है? दैट इज 52। कितना आ रहा है? $52 हमारे पास जो है ओवरऑल कॉस्ट आ रही है, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट आ रही है। थिंक मोर हैज डिसाइडेड to price its new video pen to earn 20% return। कितना अर्न करना चाहता है? 20%। और ROI of 1 million कितनी आ रही है? दैट इज 20% ऑफ ROI 1 million। कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड थी? दैट इज ऑफ 1 million इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड थी। तो एक्सपेक्टेड ROI कितना आएगा यहाँ पे? दैट इज 200,000, यानी 200,000 है एंड देन 10,000। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्सपेक्टेड ROI, यानी हमने निकाला तो 200,000 ये है, 10,000 यूनिट बनाए हैं, तो $20 वो अर्न करना चाहते हैं ईच एंड एवरी यूनिट पे। तो सेलिंग प्राइस किस तरह? वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी 60, फिक्स्ड 52, टोटल कॉस्ट मार्कअप 20। तो यहाँ पे कितने की? 132 सेलिंग प्राइस सेट होगी। कितनी सेल होगी? $132 की सेलिंग प्राइस यहाँ पे सेट होगी। यूज मार्कअप कॉस्ट टू सेट सेलिंग प्राइस। अब मार्कअप कॉस्ट यूज करेंगे, डॉलर यहां पे आ रहे हैं, मार्कअप कितना है? $, यहां है, और टोटल यूनिट कॉस्ट कितनी है? दैट इज 112। तो यहां कितना आ गया? 17। अब मार्कअप परसेंटेज निकाली, क्या किया उसने? मार्कअप परसेंटेज, दैट इज हाउ 20 डिवाइडेड बाय 112। तो यहां पे हमने यहां पे निकाला 17.8, यानी इतना मार्कअप हम कर रहे हैं। और टारगेट सेलिंग प्राइस क्या है? टारगेट यूनिट कॉस्ट 112, टारगेट यूनिट कॉस्ट, टोटल यूनिट कॉस्ट 112 इंटू मार्कअप, तो 17.86। तो हमारे पास कितना आ रहा है? 132। द सेम इज द थिंग, यानी बोथ केस में ये सामने ही हमारे सामने एग्जिस्ट कर रहा है। लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट प्लस प्राइसिंग क्या है जी? इजी टू कंप्यूट, ये इजी होता है, बहुत इजी होता है इसे कंप्यूट करना, यू कैन इजीली कंप्यूट इट। डिसएडवांटेज, डज नॉट कंसीडर डिमांड साइड, डिमांड साइड नहीं लेते, कॉस्ट के ऊपर बस प्राइसिंग है, डिमांड नहीं देख रहे होते। विल द कस्टमर पे द प्राइस, क्या ये जो प्राइस हमने $132 रखी, क्या कस्टमर वाकई में विलिंग है पे करने को? हमने तो मार्केट नहीं देखी, हमने तो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग है, अपना रेट ऑफ रिटर्न देखा और अपनी कॉस्ट देखी, मार्केट तो दूर दूर तक नहीं है। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट चेंज विद द चेंज इन सेल्स वॉल्यूम, की फिक्स कॉस्ट जो है वो पर यूनिट चेंज हो रही होती है विद द चेंज इन वॉल्यूम। 10,000 से 12,000 गया, 14,000 गया, वो उसमें फिक्स कॉस्ट चेंज हो रही होती है। एट लोअर सेल्स वॉल्यूम कंपनी मस्ट चार्ज हायर प्राइस टू मीट डिजायर्ड ROI, यानी कि क्या होगा? एट लोअर सेल्स फिक्स कॉस्ट ज्यादा पड़ रही होगी तो उससे ज्यादा प्राइस पड़नी पड़ेगी ताकि वो डिजायर्ड ROI पे पहुंच जाए। किस पे पहुंच जाए? डिजायर्ड ROI पे।
Illustration, if budgeted sales volume for Think More product was 8,000, कितना है 8,000 instead of 10,000, तो फिर क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ पे वही रहेगा, Think More variable cost will remain the same, how the fixed cost will change as follow. अब यहाँ क्या है, यहाँ तो वेरिएबल फिक्स कॉस्ट क्या है 280, 240, 8,000, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही है, दैट इज 65. अब बढ़ गई है ये कॉस्ट, क्या हो गई है, ये बढ़ गई है, तो 20% रिटर्न आना है, तो दैट मीन्स 25 पर यूनिट उसे कमाना है, दैट इज 20% टू वन वॉल्यूम डिवाइड बाय 8,000, तो $25 हर प्रोडक्ट पे पर यूनिट पे उसे कमाना पड़ेगा अपने, ताकि वो अपनी इस फिक्स कॉस्ट को कवर कर सके. Think More compute the selling price at 8,000 per unit. क्या होता है 8,000 यूनिट्स पे, तो यहाँ पे अब आया, तो यहाँ पे हमने कहा जी 60, 65, 1, अब यहाँ पे 132 से प्राइस कहाँ चली गई 150, जस्ट बिकॉज ऑफ लोअर, ये 10,000 से कहाँ गया है 8,000 पे मूव कर गया. एट 8,000 हाउ मच वुड Think More मार्कअप ऑफ इट्स टोटल कितनी आएगी, तो डिजायर्ड ROI कितनी है, दैट इज 25, टोटल यूनिट कॉस्ट 125, तो मार्कअप परसेंटेज कितनी आ रही होगी 20% आ रही, कितनी आ रही है मार्कअप परसेंटेज 20% आ रही है, तो ROI कितना अर्न कर रहा है, दैट मींस के Think More मार्कअप इट्स टोटल यूनिट कॉस्ट टू अर्न डिजायर्ड ROI ऑफ 25%, यानी 25% पे वो डिजायर्ड ROI अर्न करेगा. वेरिएबल कॉस्ट प्राइसिंग अप्रोच है. अल्टरनेटिव प्राइसिंग अप्रोच, सिंपली ऐड मार्कअप एंड वेरिएबल कॉस्ट, यानी मार्कअप ऐड करें और वेरिएबल और कॉस्ट एंटर करें, फिक्स कॉस्ट को छोड़ दें. अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ अनसर्टेन कॉस्ट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, कि जो अनसर्टेन इन्फॉर्मेशन है आप उसको अवॉइड ही कर दें, वो बीच में ना लें. हेल्पफुल इन प्राइसिंग स्पेशल ऑर्डर और व्हेन एक्सेस कैपेसिटी एग्जिस्ट, यानी ये कब हेल्पफुल होता है, जब व्हेन प्राइसिंग स्पेशल ऑर्डर, जब स्पेशल ऑर्डर को प्राइस कर रहे हो और जब हमारे पास एक्सेस कैपेसिटी हो, तो दैट्स द बेस्ट वे टू एलिमिनेट द एक्सेस कैपेसिटी. मेजर डिसएडवांटेज क्या है, मैनेजर में सेट द प्राइस टू लो टू फेल टू कवर फिक्स कॉस्ट. मैनेजर कई दफा इतनी लो प्राइस सेट करता है कि वो फिक्स कॉस्ट का कवरेज नहीं आ रहा होता, यानी फिक्स कॉस्ट कवर नहीं हो रही होती. सो द मैनेजमेंट इनसाइट, for nearly 90 years, Perkin and Henfer used the same simple approach to price its product parts. It calculated the production cost, then add up upon percentage of 35% to arrive the cost. It doesn't matter if the product was premium product or a standard product, and if Parker reduced its production cost, it then also cut the price of product. The problem with this approach was it made it difficult for a company to ever substantially increase the profit margin. ये भी issue होता है इसके अंदर. So the company of CEO decided to break with the tradition and implement strategic pricing scheme similar to those used by retailer. It determined for that about the third of its product it had competitive advantage that would allow it to charge higher markup. For example, there might be limited competition for a product, or its product might be of higher quality, or it might have ability to produce product faster. The company determined that the price increase raised net income by 200 million. अब प्राइस क्या है, प्राइस रेस कितनी इंक्रीज 200 मिलियन, आपकी ओवरऑल प्राइस रेट नेट इनकम इतनी बढ़ जाएगी. नॉट बैड कंसिडरिंग द नेट इनकम वाज 130 मिलियन बिफोर द प्राइस इंक्रीज. व्हाट काइंड ऑफ हेल्प माइट द सेल्स स्टाफ नीड फॉर इंप्लीमेंटिंग दिस न्यू अप्रोच. दैट मींस आप स्ट्रॉन्ग करेंगे सेल्स, इसकी सेल्स आप जितनी स्ट्रॉन्ग करेंगे उतनी बेहतर है. मार्केट बेस्ड अप्रोच इनकॉर्पोरेट करेंगे तो दैट वुड बी मच बेटर वे. सो नाउ अनदर एग्जांपल, KRC Air Corporation produces air purifier using 45% markup percentage on total cost. Compute the target selling price. अब यहाँ पे कितना टोटल यूनिट कॉस्ट दिस मच आ रही है, तो दैट मींस टोटल कॉस्ट इज $71. टोटल यूनिट कॉस्ट प्लस करेंगे इनटू 45%, तो 45% किया तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, दैट इज $102.95. कितना आंसर आ रहा है, $102.95. So review question is there. Cost plus pricing means selling price equals to variable cost plus markup percentage into variable cost. No, it could be not thing. Cost into markup percentage into cost, that would be a possible. Manufacturing cost into markup percentage, no. Fixed cost plus markup percentage into a fixed cost, no. So the answer would be B. B is the right answer. क्या है, B is the right answer. So that's the end of the today's lecture. That's not ended yet. We have seen the pricing of the decision. जिसमें cost plus pricing देखी है, target costing देखी है, and variable costing देखी है. So that's the end of the today's lecture. Inshallah we will continue this chapter in the next lecture. Allah Hafiz.